वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज अनूप उपाध्याय। आज हम सभी लोग एक और एक्ट को डील कर रहे हैं जो कि आप सभी के लिए नया हो सकता है, लेकिन एक बात मैं आप सभी को बता दूं, लिखा तो यूपी लोकल लॉ है और साथ में लिखा है पंचायत राज एक्ट 1947। लेकिन इस एक्ट को कराते हुए आपको बताना चाहूंगा कि आज मैं आपको संविधान, जो कि यूपी के बाहर के स्टूडेंट हो, मतलब पंचायत राज इन इंडिया, वो मैं आप सबको पहले बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं यूपी लेके चलूंगा। तो ये जो लेक्चर है अदर स्टेट्स के लिए तो यूजफुल है ही, आप इसके अलावा यूपी के लिए तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो देखिएगा, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट से चलेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर हो गया तो ये एक्ट आप घर पे बैठ के धड़ल्ले से कर लोगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक बार स्टार्ट करने से पहले सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहां पर, एक बार मेरे साथ सभी लोग जय हिंद एंड जय भारत। लेट्स स्टार्ट। पहला टॉपिक है आप सभी के सामने दोस्तों, पहला टॉपिक आप सभी के सामने है। देखो, पहले तो मैं बताऊंगा कि पंचायत राज यूपी में क्या है, ध्यान से देखिएगा मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं आप सभी को। फिर उसके बाद मैं आप सभी को यह कवर कराऊंगा कि भाई साहब पंचायत राज तो है, बट पंचायत राज इन इंडिया कैसे है, गेटिंग माय पॉइंट, ये भी मैं आप सभी को डील करने वाला हूं। फिर उसके बाद ग्राम सभा और पंचायत, जो ग्राम पंचायत है, इसमें क्या अंतर रहने वाले हैं, सभी चीजें मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और पंचायती राज इन इंडिया को भी मैं आपके सामने डील करने वाला हूं, ठीक है, कि पंचायती राज इन इंडिया कैसे होगा। लेकिन इंडिया की अगर बात करें तो 1950 में आना पड़ेगा, आर्टिकल 40 में जाना पड़ेगा पंचायती राज को लेकर। लेकिन जो हमारा यूपी का है दोस्तों, यूपी पंचायत राज एक्ट, वह 1950 के पहले का ही है, 1947 का है। तो इसलिए हम पहले इन इंडिया में नहीं जाएंगे, हम इन इंडिया में बाद में जाएंगे। पहले हम एक बार स्टार्टिंग करते हैं अपने इस एक्ट की। सो लेट्स स्टार्ट। एक बार थम्स अप कर दें ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे हमारे स्ट्रक्चर के बारे में। यूपी पंचायत राज एक्ट 1947 का स्ट्रक्चर क्या है। पहले एक्ट नंबर 26 की बात करेंगे, ठीक है, या इसका एक्ट नंबर 26 है। टोटल जो चैप्टर्स हैं, कुल अध्याय आपके 9 है। कुल धाराओं की बात करें तो 119 धाराएं हैं और मात्र एक शेड्यूल है दोस्तों, मात्र एक शेड्यूल है। याद हो गया सभी को। 26 अधिनियम क्रमांक, मतलब 1947 में जब 25 कानून बन के तैयार हो गए तो 26वें नंबर का कानून यह है। फिर 9 चैप्टर, कुल धाराएं 119 और शेड्यूल 1। अब देखिए इस एक्ट का ऑब्जेक्ट या प्रियम्बल क्या है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। 2 ऑब्जेक्ट हैं इसके, या 2 इसका कह सकते हैं प्रियम्बल में 2 पॉइंट आते हैं। आरपी सिंह हिंदू लॉ फिर से कंटिन्यू हो जाएगा, 22 तारीख को मेंस एग्जाम है, उसके लिए लेके आया हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप लोग निश्चिंत रहिए, मैंने कह दिया ना करा रहा हूं, मैं कराऊंगा आप सभी को। ओके, ऑब्जेक्ट की बात करें या प्रियम्बल की बात करें तो इसकी 2 कैटेगरीज हैं। अगर पहली कैटेगरी की बात करूं तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि हर जगह पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करना और डेवलप करना इन रूरल एरियाज इन यूपी। मतलब उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में इस स्थानीय सरकार को, स्थानीय स्वशासन को, इसको क्या बोल सकते हैं, स्वशासन, स्वशासन ये प्रॉपर है इसका। स्थानीय स्वशासन को क्या करना, एस्टेब्लिश और डेवलप करना। मतलब आप देखेंगे जो एलएलएम कर चुके हैं, डन जो एलएलएम कर चुके हैं विद्यार्थी, उन्होंने जरूर पढ़ा होगा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब जैसे आज जो हमारी पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटी है, कहने का मतलब जो हमारे सेंट्रल के अंदर पावर है वह केंद्र में ना रहकर हर ढाड़ियों तक, गांवों तक पहुंचे, एक एक कस्बे में पहुंचे पावर, ताकि हर कस्बे, हर गांव का ग्रास रूट लेवल पर विकास हो सके। उस विकास, ग्रास रूट मतलब जमीनी स्तर पर विकास हो सके, उसके लिए इस एक्ट को यूपी ने बनाया। गेटिंग माय पॉइंट। तो अभी देखते हैं, हाँ, इसका उद्देश्य पहला क्या था दोस्तों, कि यूपी के जो ग्रामीण इलाके हैं, यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में इसका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना और विकास करना।
फिर अगर बोलो दूसरा क्या ऑब्जेक्ट है इसका दोस्तों, तो दूसरा ऑब्जेक्ट है ग्राम का प्रशासन करना, विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन करना और विलेज का ही क्या करना, डेवलपमेंट करना। मतलब ग्राम का प्रशासन और गांव का विकास, इसी का ये उद्देश्य है। सभी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अगर गांधी जी ने कहा था अगर आपको डेवलप्ड कंट्री चाहिए, डेवलप्ड नेशन चाहिए, तो इसका एक फॉर्मूला सेट किया, डेवलप्ड नेशन इक्वल्स टू डेवलप्ड विलेज। उल्टा करिए, डेवलपमेंट ऑफ विलेज इक्वल्स टू डेवलपमेंट ऑफ नेशन। गेटिंग माय पॉइंट? अगर गांवों का विकास होगा तो देश का विकास होगा। सोचो, इतने साल पहले लोगों ने सोच लिया, लेकिन अभी भी यहां पर अब विकास गांव में धीरे हो रहा है अभी भी। लेकिन आज आप जाएं तो पहले के मुकाबले बहुत अच्छा विकास है। आपके गांव तक रोड पहुंच गई है दोस्तों। आज आप 4 व्हीलर से गाना सुनते हुए जिप्सी वाला गाना लगाते होंगे और घर तक आप गांव तक पहुंचते होंगे। 99% तो ऐसा हो चुका है, एक्सेप्शंस की बात नहीं करेंगे। अब देखिए, अगर मैं आपके यूपी के जो लोकल लॉ है, यूपी पंचायत राज एक्ट 1947, इसके रेंज की बात करें दोस्तों, तो रेंज देखो मैंने जमा के आपके लिए चार्ट दिया है, आप भी ऐसा ही चार्ट बनाएंगे। चैप्टर नंबर 1 से जाने से पहले मैंने कहा था 9 चैप्टर है और 119 सेक्शंस है। ओके, तो पहला चैप्टर जो आपका है वह है प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी में 2 सेक्शंस आते हैं साथियों, एक तो आपका 1 है और एक 2 नंबर सेक्शन है। बस प्रिलिमिनरी का काम खत्म। अब उसके बाद ग्राम सभा की बात आएगी। ग्राम सभा के अंदर 2 पॉइंट है। पहला है एस्टेब्लिशमेंट, किसका, ग्राम सभा की स्थापना। दूसरा, ग्राम सभा का संगठन कैसे होगा। इसमें 3, 4, 5 कहने का मतलब 3 है और 5 भी नहीं, 5A है, बीच के सारे ओमिट हो गए हैं। ठीक है, 3 और 5A ही है इसके अंदर। अब आगे की बात, 5 है तो अगले में है, तो 3 ही है दोस्तों ओनली, माफ कीजिएगा, सेक्शन 3 ही इसमें आएगा ग्राम सभा में। फिर उसके बाद एक नया चैप्टर जोड़ा गया 2A। जब भी ABCD आगे जुड़ जाए ना तो इसको नया कहते हैं कि ये नया अमेंडमेंट के द्वारा है, तो ये अमेंडमेंट के द्वारा ही आया होगा। ग्राम सभा के बाद आता है ग्राम पंचायत। जो ग्राम पंचायत होती है दोस्तों, उसमें सबसे पहले जो मेंबर्स की डिस्क्वालिफिकेशन होती है या इलेक्टोरल रोल होता है। ओके, लव यू टू गाइस। क्या होता है, फिर हम थर्ड पॉइंट पर पढ़ेंगे दोस्तों। अरे क्या हो गया भाई, हाँ, थर्ड पॉइंट पर पढ़ेंगे ग्राम सभा। ग्राम सभा की मीटिंग्स और कार्य। एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, मेंस में आपका प्रश्न आया था कि ग्राम सभा के कार्य क्या है, या आप सभी से यह भी क्वेश्चन पूछा गया था ग्राम पंचायत के फंक्शंस क्या है। फंक्शंस को हिंदी में कहते हैं कृत्य, राइट। तो बैठकें और कृत्य के बारे में हम 11 नंबर सेक्शंस में पढ़ेंगे। और जो ग्राम पंचायत आपकी यहां थी दोस्तों, फिर यहां से कंटिन्यू है 11A से 14। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं कैसे बता रहा हूं, क्या चीज समझाना चाहता हूं। देखो यहां पर ग्राम सभा पढ़ा और फिर 2 में ग्राम सभा, फिर 3 में ग्राम सभा। गेटिंग माय पॉइंट? चैप्टर नंबर 2 में ग्राम सभा, चैप्टर नंबर 3 में ग्राम सभा। लेकिन जो बीच में 2A है और 3A है, ये देखो ग्राम पंचायत है। तो जो पंचायती करते हैं ना दोस्तों, वो पंचायती बीच में ही आके करते हैं। आपको पता ही ये बात। तो पंचायती कर गया ये 2A के अंदर बीच में आके और 3A में आके। अब देखिए उसके बाद जो वापस से ग्राम पंचायत के पावर्स, ड्यूटीज, फंक्शंस, और मैं आपको बता दूं मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। चलिए मेंस के लिए इंपॉर्टेंट भी बता के जाता हूं मैं आपको आज। मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ग्राम पंचायत के, पूछे जा सकते हैं क्या पावर्स हैं। और इस बार मेरे को लगता है पेनल्टीज के भी प्रावधान पूछे जा सकते हैं। न्याय पंचायत 6 नंबर में आपको हटा दिया गया है। यूपी का जो ओमिट कर दिया गया है इसको हटा दीजिए। तो देखो बड़ा सेगमेंट आपका हट गया है 42 से 94A तक। बस 4 में ग्राम पंचायत की पावर, ड्यूटी, फंक्शन, और फिर उसके बाद गांव का कभी कभी एक्विजिशन होता है, गांव फंड होती है, प्रॉपर्टी होती है, ये सब आ जाएगा। देन हम बात करेंगे दोस्तों एक्सटर्नल कंट्रोल के बारे में 95 से 96A, एंड लास्ट में 8 और 9 पेनल्टीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, बायलॉज, रिपील्स, दीज आर द थिंग्स, राइट। बट एक्ट की शुरुआत मैं ऐसे नहीं करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मेंस एग्जाम में 2 बार प्रश्न पूछा गया था, बहुत बार पूछा गया होगा आई होप, कि भैया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बताइए, 74 के बारे में बताइए। तो एक बार और पूछ लिया पंचायती राज व्यवस्था के बारे में नोट लिखिए इंडिया लेवल पर। तो आपको लोकल लेवल पर आपको पता है चल जाएगा, लेकिन जब तक इंडिया लेवल पर आपको नहीं पता है तब तक मामला गड़बड़। तो आज हम इंडिया के लेवल पर इसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम यूपी में घुस जाएंगे। तो देखिए
आखिर पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत कैसे हुआ? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कहते हैं दोस्तों इसको। क्या कहते हैं इसको शॉर्ट में? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कहते हैं। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझते हैं पहले। ओके, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। कोशिश करूंगा पूरी हिंदी तो नहीं हो पाएगी, लेकिन इतना करा दूंगा कि आप खुद ही कर लेंगे, ठीक है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कहां से आया है? आइए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझिएगा। क्या कह रहा है कि सबसे पहले भारत में व्यवस्था कैसे हुई, गवर्नेंस इन इंडिया। देखिएगा हमारे यहां पर जो व्यवस्था है इंडिया में दोस्तों, वह कैसे है? वह इस तरह से, सेंट्रल लेवल पर यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल लेवल पर लोकल गवर्नमेंट है। आप सभी को यह पता है। आई होप इसमें तो कोई दो राय होगा ही नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? तो वापस बोलता हूं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देखेंगे भारत में अभी के टाइम क्या व्यवस्था है। पहले तो हम देखेंगे सेंट्रल, स्टेट और तीनों लेवल पर तीनों की सरकार है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ये जो तीसरा लेवल है इसको लाया गया पंचायत व्यवस्था के माध्यम से। और क्या बोला गया कि लोकल लेवल पे जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसको दो कैटेगरीज में बांटा गया है। मैं अभी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाऊंगा, लेकिन एक बार मैं अभी इंडिया का प्रेजेंट स्ट्रक्चर बता रहा हूं। प्रेजेंट स्ट्रक्चर बताते हुए फिर मैं पीछे जाऊंगा, ठीक है, कि अभी के टाइम भारत में क्या व्यवस्था है। तो आप ये देखेंगे कि इंडिया में अभी जो व्यवस्था है दोस्तों वो इस तरह से है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल। और जो ये लोकल लेवल है ना, इसकी दो कैटेगरी बांट दी गई है। वो दोनों कैटेगरी आगे है। लोकल गवर्नमेंट को स्थानीय सरकार कहते हैं। इसमें एक म्युनिसिपैलिटी आती है, दूसरा पंचायत आता है। अरे आप लोग कहते हैं ना म्युनिसिपैलिटी वाले आए नहीं, म्युनिसिपैलिटी वाले काम नहीं करते हैं, सब अंग्रेजी बोलते हैं शहर में रह के। तो वही अंग्रेजी वाले ये हैं। तो जो अंग्रेजी बोलता है वो शहर में है। तो म्युनिसिपैलिटी वाले जो होते हैं, इसे म्युनिसिपैलिटी भी कहते हैं। ये इसमें एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, एक म्युनिसिपल काउंसिल, कॉर्पोरेशन के बाद काउंसिल होता है, एक म्युनिसिपल पंचायत भी होती है, नगर पंचायत कहते हैं यहां पर। लेकिन यहां पर गांव में आ जाइए। अब गांव में क्या होता है? पंचायत होती है। म्युनिसिपैलिटी की जगह क्या आ जाती है? पंचायत। अच्छा, जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे ना दोस्तों, तो 74th फ्यूचर में पढ़ेंगे, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर। लेकिन अब यहां पर आ जाइए, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत की बात करें तो जिला पंचायत, मिडिल लेवल पर इंटरमीडिएट पंचायत और सबसे नीचे विलेज पंचायत, जिसको हम कह सकते हैं ग्राम पंचायत। गेटिंग माय पॉइंट? फिर इसके आगे चलते हैं कि अभी जो हमने पढ़ा ये पंचायत में विलेज पंचायत वगैरह, ये सारे 1, 2, 3 इनको ही प्रोसीड करेंगे। इन्हें कोई स्थानीय स्वशासन कह सकते हैं हम लोग। स्थानीय सरकार की संरचना भी हम पढ़ेंगे। फिर पंचायती और नगर पालिका। आप लोग देखेंगे ग्राम पंचायत सचिवालय इस तरह से होता है दोस्तों। और अगर बात करें नगर पालिका का, देखो ये एकदम ऑफिस टाइप का बना होता है, राइट। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब देखिएगा दोस्तों, पंचायती राज इन इंडिया की बात हम करेंगे। क्यों करेंगे? क्या जरूरत पड़ गई इंडिया में जाने की? तो उसको सबसे पहले समझिएगा, प्लीज वेट। पहले तो मैं आप सभी को बताऊंगा, अभी प्रेजेंट स्ट्रक्चर में पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। अब प्रेजेंट स्ट्रक्चर में कि भाई पंचायती राज व्यवस्था को लाने की आवश्यकता क्यों फील हुई, क्यों जरूरत हो गई, पंचायती राज होना ही चाहिए। क्योंकि हमारे संविधान में, भारत का जो संविधान है वहां एक पार्ट 4 है, भाग 4 है, जहां पर लिखा गया डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। 36 से लेकर 51 तक के यहां पर आर्टिकल्स दिए गए हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद। यहां पर एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 40। यह अनुच्छेद 40 जो है ना, वो कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ग्राम पंचायतों का संगठन। अच्छा, तो ग्राम पंचायतों का संगठन होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? द स्टेट शैल टेक स्टेप्स। ये आपके संविधान का आर्टिकल 40 की वर्डिंग्स है, देख लीजिएगा कि द स्टेट, राज्य क्या करेगा? ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा। ठीक है, तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है। तो यूपी गवर्नमेंट है तो यूपी की जिम्मेदारी है, राजस्थान है तो राजस्थान की जिम्मेदारी है। और एंडो देम विद सच पावर्स एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी, और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। कहने का मतलब
आर्टिकल 40 ही हमारा ऐसा एक आर्टिकल है जो संविधान में कहता है कि आपको पंचायत व्यवस्था बनानी चाहिए। यस और नो? देख लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। अब इसी के आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट, देखो दोस्तों, अब यहां से मैं आपको बता रहा हूं पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अभी तक मैंने प्रेजेंट स्ट्रक्चर यहां तक बता दिया, ठीक है, ये प्रेजेंट स्ट्रक्चर आपका खत्म हो गया है। अब मैं बता रहा हूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होगा आपका, ध्यान से देखिएगा। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पहला पॉइंट मैं 1950 से चला हूं, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चल कहां से रहा हूं? 1950 से, फिर धीरे 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 1992 तक आऊंगा, फिर उसके बाद धीरे 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 प्रेजेंट तक पहुंचा दूं। रेडी हो आप सभी लोग? और यहीं से एक प्रश्न आया था यूपी के मेंस में। चलिए तो एक बार थम्स अप तो करो। 1950 से लेके चल रहा हूं, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है। पहला, वापस से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 में एक आर्टिकल था, आर्टिकल 40, जिसने कहा गांव में पंचायत व्यवस्था होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या हुआ? इंडियन गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हाउ टू ऑर्गेनाइज अ विलेज पंचायत। गेटिंग माय पॉइंट? तो इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने प्रारंभ किया, भाई इस पे वर्किंग करते हैं। तो इन्होंने क्या किया? कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जिसको सीडीपी कह सकते हैं हम लोग, और एक नेशनल सामुदायिक विकास कार्यक्रम कह सकते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को। और उसके साथ साथ दूसरा एक और प्रोग्राम था, नेशनल एक्सटेंशन ऑफ सर्विसेज, NES, राष्ट्रीय सेवाओं का विस्तार कार्यक्रम आदि। ये दो कार्यक्रम और प्रोग्राम वगैरह स्टार्ट किए इंडियन गवर्नमेंट ने कि चलो सामुदायिक विकास और कम्युनिटी का डेवलपमेंट किया जाए, जो हमारे यहाँ की नेशनल राष्ट्रीय सेवाएं हैं उनको एक्सटेंड किया जाए। फिर उसके बाद 1950 की बात जब खत्म हो गई दोस्तों, 1950 की बात खत्म हुई, फिर आया हमारा 1957। 1957 में एक आवश्यकता महसूस हुई। गुड इवनिंग महिमा। हाँ, क्या आवश्यकता महसूस हुई कि यार देयर इज ए नीड ऑफ असेसमेंट ऑफ स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स। ये जो प्रोग्राम्स बन रहे हैं, स्कीम्स बन रही, मेजर स्कीम्स थे, इनके अलावा बहुत सारे बने होंगे, मैं कुछ ही एग्जांपल दे रहा हूं। फिर इसके बाद आवश्यकता फील हुई, यार ये प्रोग्राम्स, ये जितनी भी स्कीम्स बनी है, क्या ये काम कर रही है प्रॉपर? इस पे सोचना पड़ेगा। तो 1957 में योजनाओं और कार्यक्रमों के मूल्यांकन की आवश्यकता है। फॉर दिस पर्पस कमिटीज आर फॉर्म्ड, और इसी उद्देश्य से कमिटीज का गठन किया गया। 1950 से कहां पहुंच गए हैं? 1957। 1957 में क्या हुआ दोस्तों? कमिटीज का गठन हुआ। अब चलिए, पहली कमिटी जो आई थी दोस्तों, वेरी नाइस, पहली कमिटी जो आई थी बलवंत, अरे ये बलवंत है भाई, हाँ, बलवंत राय मेहता कमिटी आई थी दोस्तों। मतलब संविधान बना 1950 में, प्रोग्राम्स बने, उसके बाद भारत सरकार ने स्कीम्स बनाई, बधाई हो। फिर उसके बाद सोचना विचार किया गया, कमिटी बनाए। 1957 में पहली कमिटी आई जिसका नाम क्या रखा गया? बलवंत राय मेहता कमेटी। फिर पंचायती राज से जुड़ी हुई यह समिति थी। पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार प्री में आया हुआ है, जिसके कॉन्स्टिट्यूशन आता है कोर्स में, उसके पॉलिटी में आता है दोस्तों। पॉलिटी में क्या आता है कि पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हुई या पंचायती राज से जुड़ी हुई कौन सी समिति है? 4 समिति रहेंगी, तो उसमें एक आंसर देना है आपको। जो बलवंत राय मेहता कमेटी है वही पंचायती राज से जुड़ी हुई समिति है। यह जो समिति थी वर्क करती थी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंप देती थी। देन ये कमेटी और क्या काम करती थी? रिपोर्ट देने के अलावा सजेशंस देती थी कि क्या चेंजेस करने चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट। अगर गांव में विकास करना है तो क्या क्या बदलाव होने चाहिए, ये सारे बदलाव और सजेशंस देती थी बलवंत राय मेहता कमेटी। अच्छा एक बात बताओ, अभी आपने एक न्यूज सुना होगा, 21 का छोरा और 21 की छोरी, ऐसा कॉन्सेप्ट लाएंगे तभी मैरिज होगी। इस पे एक बिल पारित हुआ और वो पास हो गया है। उसको भी सोच विचार करने के लिए भी कमेटी बनी थी। एक महिला थी, उनके अध्यक्ष याद नहीं आ रहा, मैंने यूट्यूब पे भी लेक्चर लिया हुआ है, देख लीजिएगा, कि क्या महिलाओं और पुरुषों की दोनों की एज इक्वल होना चाहिए। तो उस कमेटी ने बोला यस। तो ये कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अधिकारी होते हैं वो नहीं जाते हैं, इन सब विशेष कार्यों के लिए विशेष कमेटियां बनाई जाती हैं। वो रिसर्च करेंगे और उसके बाद रिपोर्ट लाएंगे, फिर आपको बताएंगे कि हाँ हमारी रिपोर्ट तो ये कहती है, अब आप जो डिसीजन लेना चाहें देख लीजिए सर। तो उसके बाद बलवंत राय मेहता कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट लाए और रिपोर्ट में उन्होंने ये सजेशंस दिए। और इनका सबसे बड़ा सजेशन जो हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन।
हाँ, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, यही डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमारे इन बलवंत राय मेहता भाई साहब ने दिया था। और क्या बोला, इसे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं वो देख लीजिएगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अब डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया का मतलब क्या है, मतलब जितनी भी शक्तियां हैं, पावर है, उनको सबको बांट दो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं इन शॉर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मतलब शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों को केंद्रित मत करो एक जगह, जैसे चाइना है, सारी पावर लेके बैठ गया है सेंटर में ही, जहां से वो बोलेगा वहीं से काम होगा। ऐसा नहीं इंडिया में। इंडिया क्या कहता है, नो देयर शैल बी अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, अब देखो नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट में ये हो गया है। अब चलिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब हम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है क्या, जो बलवंत राय मेहता कमेटी ने दी, थोड़ा सा 2 मिनट इसको देते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। जो भारत की सरकार, जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को। और सजेस्ट किसने किया, बलवंत राय मेहता कमेटी ने। किस लिए किया, फॉर गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल एंड अर्बन एरियाज एट द ग्रास रूट लेवल। हर स्टूडेंट एग्जाम में लिखना भूल जाता है, हर स्टूडेंट, कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का जब मीनिंग पूछा जाता है तब आप लोग मिसिंग करते हैं कि डेवलपमेंट एट ग्रास रूट लेवल इन रूरल एरियाज। नो, रूरल एज वेल एज अर्बन एरिया। अरे म्युनिसिपैलिटी नहीं है क्या, अभी अगला कॉन्सेप्ट भी आएगा म्युनिसिपैलिटी का, क्यों टेंशन ले रहे हैं। तो भारत सरकार ने जमीनी स्तर पर, मतलब ग्रास रूट लेवल, ये ग्रास रूट लेवल मतलब नगर ढाड़ियों में, कस्बों में जा जाकर डेवलपमेंट करना। तो जमीनी स्तर पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सुशासन और विकास के लिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा पेश की। फिर इसके बाद क्या हुआ, फॉर्मूला ऑफ डेवलपमेंट बाय गांधी जी। हाँ जी, यही जो फॉर्मूला था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का, कि डेवलपमेंट ऑफ विलेज इक्वल्स टू डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। मैंने बताया था आप सभी को, गांधी जी ने कहा था अगर गांवों का विकास करोगे तो अपने आप देश का विकास होगा, लेकिन अगर आपने गांवों का विकास नहीं किया तो आप भूल जाइए कि आपके देश का भी कहीं पर भी विकास हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं दोस्तों। एक और बात बोली है, जरा ध्यान से सुनिएगा। It is the process of developing the functions and resources of the state. क्या बोल रहा है ये? It is the process of developing the functions and resources of the state from the center to the elected representatives at lower level. समझे कि नहीं समझे? To facilitate greater direct participation of citizens in governance. हिंदी में सुनिए, हिंदी में आपको फील होगा। यह केंद्र से, अभी चलिए शुरू तो कर रहा हूं, यह केंद्र से राज्य के कार्यों और संसाधनों को निचले स्तरों पर निर्वाचित प्रतिनिधि। अब निचले स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधि कौन होते हैं? वही आप लोग कहीं कहीं मुखिया जी बोलते हैं, मुखिया जी सुने कि नहीं सुने गाना वाना, ऐसे ही प्रधानी लड़बई, मतलब जो प्रधान वगैरह होते हैं वो लोग निचले स्तर के होते हैं लोग। तो उन लोगों को क्या करना, कार्य और संसाधन को बांटना, ताकि निचले स्तर पर जो अधिकारी है, ये अधिकारी ही तो है, पब्लिक सर्वेंट है ये प्रधान लोग, है ना। तो ये क्या कर सके, सुशासन कर सके और सारे सिस्टम को सुविधाजनक बना सके और विकास कर सके। और ये बात याद रखना, नागरिकों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो सके। क्या कह रहा हूं, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। डायरेक्ट, ये वर्ड जरूर लिख के आइएगा, यही डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का कीवर्ड है। क्योंकि देखो, अब बताइए, सेंटर में जो बैठा है उसको क्या पता चलेगा कि हमें जाके वहां पर ये काम करना है, कि एक पुलिया बनवानी है, हा? ये थोड़ी पता चलेगा कि यहां पर रोड ऐसे जानी चाहिए ताकि गांव, अब सेंटर में जो बैठा है वो तो पार्लियामेंट में है? वो थोड़ी ना आपके गांव में आके देख पाएंगे। अब देखिए, इसी कमिटी के बाद में, इसी का बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ा रहा हूं। कमिटी रिकमेंड्स टू कॉन्स्टिट्यूट पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस। इस कमिटी ने एक और बात बोली कि पीआरआईज का गठन किया जाए। पीआरआईज का मतलब होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का गठन किया जाए। कितने? एट 3 लेवल पर गठन किया जाए। 3 लेवल कैसे? जिला लेवल, ब्लॉक लेवल और खंड लेवल। ब्लॉक लेवल और खंड लेवल। ब्लॉक को खंड कहते हैं दोस्तों, और विलेज मतलब ग्राम स्तर पर।
तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जिला परिषद जो एक गठित होगा वह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल खंड स्तर पर होगी, और ग्राम पंचायत जो आपका है वह विलेज लेवल पर डेवलप होगा। इसी तरह से आपका ये पूरा पीआरआई की व्यवस्था इन्होंने बताई। किसने बताई? बलवंत राय मेहता कमेटी ने। अब हमने अभी तक दोस्तों 1957 को पढ़ा, 1950 पढ़ा, बधाई हो, 1950 पढ़ा हमने, फिर उसके बाद 1957 पढ़ा हमने, फिर उसके बाद दोस्तों अब हम पढ़ने जा रहे हैं 1959। आइए हमारे राजस्थान में, आपड़ो राजस्थान, ठीक है, स्वागत है सभी का। इन 1959 में दोस्तों क्या हुआ, 2 अक्टूबर 1959 को गांधी जयंती आती है ना, उसी दिन क्या हुआ, राजस्थान एक हमारा जिला राज्य है पूरे भारत में, ठीक है। और अगर राजस्थान की बात की जाए तो इसे संस्कृतियों के लिए जाना जाता है, कला के लिए जाना जाता है, इसे रक्त भूमि कहते हैं दोस्तों। पता ही आपको, यहाँ की हर जमीन पर राजपूतों ने अपना खून बहाया है। समझे कि नहीं समझे? पता नहीं, एक कोई मूवी आई थी उसमें बोला था कि यहाँ हमने खून पसीना बहाकर, उसमें राजस्थान की संस्कृति को थोड़ा सा डामाडोल किया गया था। तो उसमें बोला था कि हमने खून पसीना बहा के, हमने अपना पसीना बहाया इस मूवी में। तो उसको जवाब दिया था कि तुमने पसीना बहाया है, हमारे लोगों ने खून बहाया है इसमें। तो ये मूवी हम नहीं चलने देंगे। उसका बॉयकॉट भी हुआ था, नाम जरूर बताइएगा यहां पर। अब देखो, राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट एक है नागौर। नागौर एक जिला है दोस्तों राजस्थान में। यह पहला राज्य और यह पहला जिला बना था टू स्टार्ट पीआरआईज, मतलब पंचायती राज व्यवस्था को, हाँ पद्मावती, वेरी गुड, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को स्टार्ट करने के लिए जो पहला राज्य था वह कौन सा था दोस्तों? राजस्थान। देखो राजस्थान का मैं मैप लेके आया हूं आप सभी के लिए। यहां पर देखेंगे आप तो ये रहा आपका नागौर। तो यहीं पर दोस्तों पहली बार इसको स्टार्ट किया गया था। दिस 3-tier सिस्टम ऑल्सो अप्लाइज इन यूपी इन 1961। और यहां पर जो व्यवस्था बताई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में कि 3-tier इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, तो वहीं पर 3-tier इंस्टीट्यूशंस की जो बात थी उसको यूपी ने भी अडॉप्ट किया। अब जब आप यूपी पढ़ेंगे ना तो 1961 में, अब यूपी लोकल लॉ पढ़िए आप, यूपी पंचायती राज। तो पहले 3-tier व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि 1947 का था आपका यूपी पंचायती राज। 1961 में अमेंडमेंट किया गया और ये का ये सेम ऐड किया गया। अब बताओ, अब ये पढ़ना जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि यूपी का जो लोकल लॉ है उसमें इन्वॉल्वमेंट संविधान का है। तो संविधान का इन्वॉल्वमेंट है, तो ये पढ़ो आप लोग। आगे चलिए, एग्जाम में पूछा हुआ भी गया है। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957, मैंने आपको ही बता ही दिया। यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई थी। और इसके बाद अशोक मेहता कमेटी भी आएंगे आप सभी के। जीवी के राव कमेटी आएगी 1985 में। फिर उसके बाद LM सिंघी कमेटी आएगी, इसको आप बाद में देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आगे से। अभी तक हमने क्या पढ़ा दोस्तों? 1959। तो जरा देखते हैं, पहले हम 1950 में थे, अब हम आए 1957 में, फिर उसके बाद हम लोग आए हैं 1959 में। अब हम लोग दोस्तों कहां पहुंच रहे हैं देखिए जरा, 1963 के अंदर। स्टेप बाय स्टेप, ईयर वाइज ईयर, शॉर्ट एंड स्वीट कंटेंट दे रहा हूं। ओके, पापा जी को प्रणाम कहिए अपने। आइए, तो 1950, 1957 यूपी की व्यवस्था देखिए, 1950, 1957, 1959 और 1963। अब देखिए 1963 में के संथानम आयोग आया था। यह भी एक आयोग बना। इस आयोग ने भी अपनी, मतलब बहुत सारी कमिटीज आई बैक टू बैक, लेकिन बलवंत राय बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी थी जिसने मेजर अमेंडमेंट किया। उसके बाद छोटी मोटी और भी कमिटी आई। 1963 में कौन सी आई? के संथानम कमेटी। 1977 में अशोक मेहता समिति आई, और इस अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में ही हुआ था। अब इन्होंने क्या बोला? इन्होंने अपने सुझाव दिए। दोस्तों एक बात बता दूं, यहां पर क्या हुआ था, आपकी सरकार, यूपी की गवर्नमेंट चेंज हुई थी। आप समझिएगा, जब कभी भी यूपी की गवर्नमेंट चेंज होती है ना, तो कोई चीज सही भी चल रही हो तो भी लोग अपनी चीजें रखने के लिए कुछ अमेंडमेंट करते हैं। 3-tier सिस्टम बिल्कुल सही था, लेकिन जब ये देखिए 3-tier सिस्टम बिल्कुल सही था, यहां पर मैंने अभी बताया आपको, लेकिन 1977 में सुझाव दिए गए कि यार कुछ ना कुछ बदलाव तो करना चाहिए। 132 रिकमेंडेशंस वर गिवन बाय द कमिटी बाय रिपोर्ट। इस कमिटी ने, अशोक मेहता कमिटी ने 132
चेंजेस का सुझाव दे डाला। अब देखिए इसने क्या सुझाव दिया, दो मेन रिकमेंडेशन, 132 में से सिर्फ दो मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझ जाएंगे कि समिति का कितना महत्व है। ठीक है, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। 2 टायर सिस्टम बोला इसने बोला ये 3 टायर सिस्टम कहां होता है जी, इसको हटाइए ना, 2 टायर सिस्टम रखिए, 3 टायर सिस्टम किस काम का है। तो द्विस्तरीय प्रणाली की इन्होंने बात बोली, कैसे, एक जिला परिषद बना दो, एक पंचायत समिति बना दो, और विलेज लेवल पर जो था ना दोस्तों, विलेज लेवल पर, क्या कह रहा हूं, जो विलेज लेवल पे था उसको हटा दो। अब बताओ ये सही है? एक तो हम पंचायत व्यवस्था लाए ही गांव के लिए और तुम उसी को ही हटा दे रहे हो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। चलिए दूसरा बात क्या बोला, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन, ये बात बहुत प्यारी लगी मुझे। एक बात तो बहुत गलत लगी, ये मेरे विचार हैं, आपके अलग हो सकते हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन दूसरा पॉइंट आया, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन करना चाहिए, संवैधानिकरण करना चाहिए। इसका मतलब होता है टू गिव द प्लेस टू द पंचायत राज इन संविधान, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर पंचायत के कानून को डालो। अगर संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पंचायत व्यवस्था डाल दी जाए तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको वो फॉलो नहीं करे, सबको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। और इसकी रिकमेंडेशंस को माना भी गया दोस्तों, यस और नो। अब चलिए आगे की बात करते हैं। फिर क्या हुआ, कुछ अन्य कमिटियां बनी। देखो कहां तक पहुंच गए हम दोस्तों, हम 1977 तक पहुंचे थे। अब 1977 के बाद 1985 में जीवी के राव कमेटी बनी, जो मैंने आपको अभी डायग्राम दिखाया था। एलएम सिंघवी कमेटी बनी 1986 में। 1988 में 2 कमिटीज थी, पीके ठंगन कमेटी और उसके बाद एक गडगिल कमेटी का भी गठन किया गया, जिन्होंने अपने हिसाब से अपने अपने सुझाव देते गए। और 1989 में पंचायती राज को, ध्यान से सुनिएगा, 1989 में क्या हुआ, पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के उद्देश्य से 64वां संविधान संशोधन बिल आया। 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 1989 लोकसभा मतलब हाउस ऑफ पीपल में पारित हो गया। लेकिन इस बिल को ठुकरा दिया, किसने ठुकराया दोस्तों, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स में पारित नहीं हो सका। काउंसिल ऑफ स्टेट बोला भाई अपन राज्य हैं, अपनी शक्तियों को, राज्य की शक्तियों को नीचे और बांटा गया तो हमारे हाथ में तो पावर कम हो जाएगी। छोटी सोच, सुनना रीजन क्या बताया, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के मेंबर को लगा कि इस बिल से सेंटर को ज्यादा पावर मिल रही है, हमारी पावर तो घट रही है, क्योंकि सेंटर का पावर तो अपनी जगह है, स्टेट के पावर को गांवों और ढाणियों में बांट रहे हैं। तो ये बात को देके इसने पास होने ही नहीं दिया। अब चलिए हम कहां तक पहुंचे थे, 1989 तक। अब पहुंचते हैं 1992 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन यूपी मेंस के लिए। यहां पे प्रश्न आया हुआ है आपका कि जो 73वां संविधान संशोधन है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 है साथियों, यहां पर एक भाग जोड़ा गया, भाग 9, ठीक है, जिसका नाम बोला गया पंचायत, आर्टिकल 243 से 243O। अब मैं अगर आपसे प्रश्न पूछूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन जो हुआ है, संवैधानिकरण हुआ है दोस्तों, वो किसने सजेशन दिया था, बता सकते हैं? वो सजेशन किसने दिया था दोस्तों? आज देखो 1992 में 73वां संविधान संशोधन करके डाला गया ना, लेकिन इसको किसने रिकमेंड किया था, बता सकते हैं? इसको किया था अशोक मेहता कमेटी ने 1977 में। अब सोचो 1977 की बात 1992 में इसको डील किया गया। यही लैकुना है हमारे देश का कि जागे तो हैं बट बहुत देर जागे, कोई बात नहीं। अब चलिए आगे की बात करते हैं। अब 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 आया। इसके अंदर एक भाग को जोड़ा गया जिसका नाम है पंचायत। गेटिंग माय पॉइंट? पंचायत का मतलब होता है आर्टिकल 243 से 243O तक ये डील करता है, इसकी रेंज है। इसको संविधान में जोड़ दिया गया, ऐड कर दिया गया दोस्तों, जोड़ा गया। अब आगे की बात, इसके अलावा इसी संविधान संशोधन में 73वें संविधान संशोधन में ही एक शेड्यूल 11 जोड़ा गया। यस और नो? बिल्कुल, एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जब भी हम इस 11वें नंबर के शेड्यूल को पढ़ेंगे तो आर्टिकल 243G को जरूर पढ़िएगा जाके, ठीक है। अब देखिए इसी शेड्यूल के अंदर क्या किया गया, 29 सब्जेक्ट्स गिवन फॉर पंचायती राज, मतलब पंचायती राज को डील करने के लिए 29 विषय दिए गए, 29 विषय दिए गए इस 11वें शेड्यूल में। और साथ ही यूपी में
अगर हम बात करें, अब ये इंडिया की बात हो गई, अब हम लोकल लेवल की बात करें तो यूपी में मेनली 16 सब्जेक्ट्स पर ये पूरा मामला डील करता है। अब देखिए इसके आगे हम एक और बात आप सभी को बताते हैं कि इसे 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दिया गया। याद रख लो डेट, 3-4 डेट अभी बताऊंगा आपको, क्योंकि आपके यहां पर नहीं आया तो पॉलिटी में आ जाएगा। यूपी के अंदर 2 पेपर आते हैं, आप सभी को पता है, एक पॉलिटी का, कॉन्स्टिट्यूशन का प्री के अंदर, तो पॉलिटी का क्वेश्चन यहां से बनता है दोस्तों। चलिए प्लीज वेट। तो यहां से अब आगे बढ़ते हैं। अब आया हमारी एक डेट 1992 के बाद, देखो 1993 का एक डेट आया, 24 अप्रैल को यह इसी अमेंडमेंट को लागू कर दिया गया। फिर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पंचायती राज से संबंधित है। पूछा जाता है एग्जाम में कि जो 73वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। अच्छा, पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। अगर कोई पूछे कि 73वां संविधान संशोधन क्यों किया गया, क्योंकि पंचायत को हमें संवैधानिक दर्जा देना था, पंचायत को संविधान के अंदर जोड़ना था, इसलिए यह किया गया। अब इसके फीचर्स की बात की जाए तो देखिए क्या फीचर्स हैं इसके, ध्यान से देखिएगा। जो पढ़ा था हमने वही रिपीट हो रहा है। 3 टायर सिस्टम, पंचायती राज के लिए 3 टायर सिस्टम का प्रावधान किया गया। 3 टायर सिस्टम मतलब आप लोग समझते ही हैं क्या क्या होता है दोस्तों। ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समितियां और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद। गेटिंग माय पॉइंट? सेम। फिर उसके बाद अब देखो मैं आप सभी को क्या पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं आप सभी को ये जो आपने भी पढ़ा ना पंचायत, इसके बारे में 11 पॉइंट्स अच्छे अच्छे लिखवा रहा हूं, जो कि संविधान में आप जाके अगर पढ़ेंगे, आज की क्लास के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के पन्ने खोलेंगे तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारा क्लियर मिलेगा। देखिए दूसरा पॉइंट, जो इलेक्शंस होता है ना दोस्तों, 3 टायर लेवल हो गया, उसके बाद मैं इलेक्शन बता रहा हूं। डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष चुनाव यहां पर होता है, वोटिंग चलती है। यहां पर मिनिमम जो एज है इलेक्शंस को फाइट करने के लिए वो 21 वर्ष है। और इसके बाद पॉइंट 3, आर्टिकल 243 में जाएंगे जब आप, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। आर्टिकल 243 में जब जाएंगे, क्योंकि ये देखो ये आर्टिकल 243 से 243 तक मुझे पहुंचाना है शॉर्ट में, ध्यान से देखिएगा। तो जब आर्टिकल 243 में जाएंगे तो पंचायतों का गठन दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। ये कह रहा है भाई कि इन एवरी स्टेट एट 3 लेवल, प्रत्येक राज्य में 3 स्तरों पर क्या होना चाहिए, ये पूरी व्यवस्था 3 टायर सिस्टम को डेवलप किया जाना चाहिए। अब देखिए एक आर्टिकल 243 का ही क्लॉज 2 है, वो क्या कहता है, जो पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल होता है दोस्तों, मिडिल स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर, मे नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन अ स्टेट हैविंग अ पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग 20 लाख। अप टू 20 लाख है तो वहां पर ही कॉन्स्टिट्यूशन इनका नहीं किया जाएगा। 243D का ही एक क्लॉज 3 है, वो बात कहता है रिजर्वेशन टू वुमेन्स की। मतलब मैं आपको पंचायत के अंदर क्या क्या संवैधानिक इंपॉर्टेंट प्रावधान जोड़े गए वो बता रहा हूं। एक महिलाओं के लिए भी वहां पे प्रावधान किया गया कि महिलाओं के लिए जो आरक्षण है उसके अंदर 1/3 की बात की गई। मतलब पीआरआईज में, मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में वीमेन्स के लिए मिनिमम 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व। समझे कि नहीं समझे? जितने भी लोग रहेंगे उसका 1/3 महिलाएं रहेंगी। अगर 90 मेंबर है तो 1/3 कितना हो गया? 30। अरे सही है ना, मैथ्स मिला लीजिएगा। अब देखो, अब यहां पर यह भी एक बात बोली गई, इसी के नीचे एक बात और बोली गई कि जो राज्य होते हैं ना, कैन इंक्रीज इट बट कैन नॉट डिक्रीज। मतलब ये जो 1/3 मिनिमम है दोस्तों, इसको कोई भी राज्य कम नहीं कर सकता कि 1/3 से और कम कर दूं। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो इसे आप 50% तक इंक्रीज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे देखिए, फ्यू स्टेट्स हैज गिवन अप टू 50% रिजर्वेशन टू दी वीमेन्स। अधिकतर राज्यों ने, काफी राज्यों ने अपने यहां पे महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दे रखा है। चलिए आगे की बात करते हैं। आर्टिकल 243 का ई क्या कहता है? ड्यूरेशन ऑफ पंचायत। पंचायतों की अवधि कितनी होनी चाहिए? 5 साल। अगर आप इलेक्शन करवाएंगे तो आपके 5 साल के लिए आप लोग इलेक्ट होंगे। देन एन इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट अ पंचायत शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स पीरियड ऑफ डिसोल्यूशन। बहुत अच्छी लाइन बोली है, ये पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ऊपर और नीचे वाले दोनों के दोनों।
कि अगर कहीं पर पंचायत व्यवस्था खत्म हो जाती है, ध्यान से सुनिएगा, कहीं पर अगर पंचायत व्यवस्था डिसॉल्व हो जाती है, प्रधानी गई, तो भैया 6 महीने का तुम्हें वक्त दिया जाता है। 6 महीने में तुम क्या कर लो, इलेक्शन री इलेक्शन करवा के काम फिनिश कर लो। गेटिंग माय पॉइंट। मान लीजिए 4 साल 2 महीने तक आपका पंचायत व्यवस्था चली, 4 साल 2 महीना, 8 महीने अभी बचे हैं, फिर से री इलेक्शन कराओ। लेकिन अगर आपका इलेक्शन पंचायत जो है पूरा ये सिस्टम, ये 4 साल 7 महीने या 8 महीने चला, सिर्फ 4 महीने ही बाकी हैं अब, तो क्या इलेक्शन होगा? नो, देयर विल बी नो इलेक्शन, नो इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड। अगर गैप 6 महीने से कम का है तो आप इलेक्शन नहीं कराएंगे। कैसे? सुनिएगा। द पंचायत फॉर्म्ड आफ्टर इट्स डिसोल्यूशन does not function for the full period of 5 years. It will work for the rest of the term only. क्या मतलब रहा? अगर पंचायत जो है डिसोल्यूशन के बाद बनती है तो वह, मतलब मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों, यहां समझा देता हूं। अगर पंचायत जो है आपका 5 साल के लिए था, लेकिन ये डिसॉल्व हो गया 4 साल में, डिसॉल्व इन 4 years, ठीक है, डिसॉल्व इन 4 years, तो अब नया री इलेक्शन होगा दोस्तों, री इलेक्शन होगा। अब री इलेक्शन में मैं आप सभी को यह बता रहा हूं कि जो रिमेनिंग 1 year है उसी के लिए ही आप चुने जाएंगे, बाकी टाइम के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि आपको 5 साल फिर चलोगे आप, नो, रिमेनिंग पीरियड के लिए आप हैं 1 साल के लिए। अब देखो इसके आगे क्या कह रहा है। हाँ, विधान के पश्चात जो पंचायत बनती है वह 5 वर्ष की अवधि तक काम नहीं करती, वह शेष अवधि तक ही काम करेगी। इफ द रिमेनिंग टर्म इज लेस देन 6 months, देयर विल बी नो इलेक्शन। अभी वही बात मैंने बोली, यदि शेष अवधि 6 माह से कम हो तो चुनाव नहीं होंगे। मान लीजिए ये 4 साल की जगह 4 साल 7 मंथ तक ये चला, तो अब बचे हुए कितने महीने हैं? 7 4 11 12 5 मंथ के लिए क्या वापस से इलेक्शन कराया जाएगा? नो इलेक्शन। गेटिंग माय पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए, 7th पॉइंट क्या कहता है दोस्तों। आर्टिकल 243 का एक एच है, वो कहता है पंचायत हैज पावर टू इंपोज टैक्सेस, कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट सच टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस। मतलब जो पंचायत व्यवस्था बनाई जाएगी वो क्यों बनाई जाएगी? ताकि वो क्या करें, जो गांवों से टैक्स वसूल सकते हैं, पैसे वसूल सकते हैं, उनको कलेक्ट करके गवर्नमेंट को सबमिट कराए। और ये किसके पास जाता है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। पंचायत्स आर ऑथोराइज्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव ऑफ अ स्टेट, और इनको ऑथोराइज कौन करता है? इनका स्टेट लेजिस्लेटिव। पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने, ऐसे कर, शुल्क, पथ कर और फीसें उद्ग्रहित करने की शक्ति है। साथ में कह रहा है राज्य का विधानमंडल द्वारा पंचायतों को प्राधिकृत किया गया इस काम को करने के लिए। अगला पॉइंट, आर्टिकल 243 का आई देखो क्या कह रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, ये कह रहा है भाई साहब एक वित्तीय कह सकते हैं इसको आयोग, वित्त आयोग कह सकते हैं, लिखा हुआ भी होगा, यस हाँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब जो भी फाइनेंशियल पोजीशन अभी है किसकी? गांवों की। द गवर्नर, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बता रहा हूं मैं आप सभी को, और यही एग्जाम में पूछा जाएगा जो बॉक्स के अंदर डाल रहा हूं। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट, एक राज्य का राज्यपाल, shall at the expiration of every 5 year constitute a finance commission to review the financial position of पंचायत। मतलब जो आपका स्टेट है वहां की वित्तीय स्थिति को पता लगाने के लिए, जांचने के लिए 5वें साल के जो एंडिंग होगा तब एक गठन किया जाएगा फाइनेंस कमीशन का। तो एग्जाम में पूछा जाता है जो आपके पंचायतों का जो ये फाइनेंस कमीशन होता है इन विलेजेस रिव्यू करने के लिए जो बनता है, उसका गठन कौन करता है? तो आपको आंसर देना है, उसका जो गठन किया जाएगा दोस्तों वह कौन करेगा? राज्यपाल। आगे की बात देखिएगा, आर्टिकल 243 जे क्या कह रहा है? ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत, पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा भी यहां पर की जाएगी और इसके लिए प्रावधान बनाएगा स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल 243 के में एक इंपॉर्टेंट बात बोलता है कि इलेक्शंस टू पंचायत की बात करें, पंचायतों के लिए निर्वाचन कौन करेगा? शैल बी वेस्टेड इन, किसके अंदर वेस्ट करेगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंदर वेस्ट करता है। मतलब जो पंचायत का इलेक्शन कराया जाएगा वह राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। अब याद रख लीजिएगा, कहीं भी इलेक्शन की बात आएगी सब जगह करवाने वाली बॉडी कौन सी है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। और लास्ट पॉइंट हमारा है आर्टिकल 243 का ओ,
ये बार बार एग्जाम में आता है, हर जुडिशरी के एग्जाम में आता है, यूपी वालों याद रखिएगा। 329 को इसके साथ रीड विथ करिएगा। 243O इंपॉर्टेंट है, इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स। इस पर क्या लगाई गई है? बार। मतलब जो इलेक्टोरल मैटर्स होंगे उस पर कोर्ट कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा। तो अभी तक दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया, देखिए बहुत ही शालीनता से धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं। कैसे कैसे दोस्तों? अभी तक हम जो चले हैं ये देखिए कहां पर चले थे, 1992 पे हम लोग आए थे। ओके, अब 1992 के बाद हम चलेंगे आगे की तरफ। अब देखो 1992 के बाद उत्तर प्रदेश में फिर घुस रहे हैं पंचायती राज। ध्यान से देखिएगा, अकॉर्डिंग टू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द यूपी लॉ उत्तर प्रदेश पंचायत लॉ अमेंडमेंट बिल 1994 वॉज पास्ड। फिर से 1992 में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके बाद एक उत्तर प्रदेश पंचायत लॉ अमेंडमेंट बिल 1994 पास हुआ। ठीक है, कहां पर? उत्तर प्रदेश के अंदर, ये लोकल बात थी। विच केम इनटू फोर्स इन द स्टेट्स फ्रॉम 22 अप्रैल 1994। मतलब ये जो 1994 वाला बिल था ये फोर्स में लागू कब हुआ था? फोर्स में कब आया था? 22 अप्रैल 1994 को। एक और डेट याद रखिएगा, क्या है? ध्यान से देखिए। इन दिस वे अ 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत वॉज इंप्लीमेंटेड इन द स्टेट। ठीक है, मतलब ये आपका उत्तर प्रदेश के अंदर भी अमेंडमेंट कर दिया गया। पहले संविधान में आया 1992 के अंदर, संविधान को देखते हुए यूपी ने अपने अंदर अमेंडमेंट कर लिया। यूपी ने जब अमेंडमेंट कर लिया तो इन दिस वे 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत वॉज इंप्लीमेंटेड इन द स्टेट। तो जो हमारा राज्य है उसके अंदर 3 टायर सिस्टम भी आ गया। फिर इसके बाद देखिएगा 22 अप्रैल के बाद डेट आती है 23 अप्रैल 1994 का। अब जैसे 3 टायर सिस्टम आया, 3 टायर सिस्टम जैसे ही आया तो ये फील हुआ दोस्तों कि अब एक स्टेट इलेक्शन कमीशन की भी आवश्यकता है, क्योंकि गांव में चुनाव कौन कराएगा। तो इसी पर्पज से 23 अप्रैल 1994 को स्टेट इलेक्शन कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। 23 अप्रैल, वापस याद कर लो, 1994 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन, की स्थापना की गई। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। डिसॉल्व कैसे सर? पॉपुलेशन कम हो गई या डिसोल्यूशन अभी आगे आएगा एलेंडेन। कई बार ऐसा होता है कि एक रूल है कि अगर 1/3 मेंबर्स इलेक्ट नहीं हुए तो वो आपस से री इलेक्शन होगा। प्रधान अगर मान लीजिए दोनों को बराबर, बहुत सारे रीजंस होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। अभी आगे आएगा आपका डिसोल्यूशन के क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं। अब देखिए एट प्रेजेंट, इसके बाद क्या बोल रहा है? एट प्रेजेंट द फॉलोइंग 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत इज एप्लीकेबल इन उत्तर प्रदेश। देखो हम कैसे चले थे, हम चले थे 1950 से। हमें पता है 1947 को हमें पढ़ना है, तो सबसे पहले हमने 1947 की बात कर ली। फिर इसके अंदर जो सफर चलेगा 1950 से लेकर दोस्तों चलेगा कहां तक? चलेगा यहां तक, 1992 तक। यहां कॉन्स्टिट्यूशन ने अमेंडमेंट किया। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन ने अमेंडमेंट किया तो इसकी क्या औकात है भाई? 1947 में भी अमेंडमेंट होगा। तो अब मैं आपको 1947 में चेंजेस के साथ पढ़ाऊंगा, तो पूरी कहानी आपको पता होनी चाहिए। तो एट प्रेजेंट फॉलोइंग 3 टायर ऑफ सिस्टम ऑफ पंचायत इज एप्लीकेबल इन उत्तर प्रदेश। कौन कौन सी आपको पता ही है? जिला स्तर पर एरिया पंचायत और पंचायत कमेटी। ठीक है, आज उत्तर प्रदेश की अगर बात करें दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिला पंचायत कितनी है? 75 है। एरिया पंचायत मतलब क्षेत्र पंचायत पूरे यूपी में कितने? 826 है। और पंचायत कमेटी की बात करें अगर तो पूरी पंचायत कमेटियां 58,189 है, मतलब एकदम नीचे लेवल पर। सर एक बार फिर से बता दीजिए कौन सा, वकील साहब कौन सा पॉइंट बताना है, प्लीज आप मुझे रिकॉल करिए। लिखेंगे तो मुझे पता चलेगा कौन सा पॉइंट बताना है, राइट। तो कुल मिला के दोस्तों अभी तक की स्थिति पंचायती राज की मैंने आपको बता दिया। मामला चला था 1947 से, क्या कह रहा हूं? 1947 से, और 23 अप्रैल एक डेट मैंने बताई, 23 अप्रैल 1994 तक मैंने आपको पहुंचा दिया। ठीक है, तो 1947 से हम चले थे, 1950 को भी हमने पढ़ा, फिर 1900
1957 को पढ़ा, फिर उसके बाद 1959 को पढ़ा दोस्तों, फिर उसके बाद हम लोगों ने 1959 में एक 2 अक्टूबर की डेट आई थी जहां राजस्थान की बात पढ़ी, पहला ऐसा राज्य बना। फिर उसके बाद दोस्तों हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा 1962 के बारे में, 63 के बारे में, कमिटीज के बारे में भी पढ़े बहुत सारे, है ना, बहुत सारी इनके बीच में कमिटियां थी। यहां पर 1985, 1986, या सुनो 1988, इस तरह से चलते चलते हम लोग 1992 तक पहुंचे थे। फिर 1994 में उत्तर प्रदेश में बिल पास किया गया। अब यूपी के बाद आगे बढ़ते हैं, 23 अप्रैल को लागू कर दिया गया। अब बात करेंगे 23 अप्रैल के बाद 24 अप्रैल की बात करते हैं। ओके, आई होप सभी को एक सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं। मैं यही चाहता हूं कि आपकी सीक्वेंस, आपकी कड़ी नहीं टूटनी चाहिए दोस्तों, मेरा बस इतना ही उद्देश्य रहता है। हमेशा सुलझ के पढ़िएगा, ऐसी पढ़ाई कभी मत करिए कि आप अपने आप में उलझ जाएं। वो पढ़ाई ही छोड़ दिया करें, जब नहीं समझ में आए तो वो चीज छोड़ दीजिए, वापस से शुरू करिए। एकदम कड़ी से कड़ी जुड़नी चाहिए। अब देखो, एक बहुत ही अच्छा जीके का प्रश्न आता है दोस्तों। भारत में प्रति वर्ष 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन पॉलिटी दैट कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत के अंदर जो पंचायती राज दिवस है वह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आपको मैंने स्लाइड दे दी बड़े प्यार से। अब चलिए, अब मैंने अभी तक आपको पढ़ाया 2-3 चीजें कि उत्तर प्रदेश की बात चल रही है, जिला स्तर, एरिया स्तर और पंचायत कमेटी स्तर पर बनती है। अब मैं आपको पहला पॉइंट बताऊंगा, जिला पंचायत क्या होता है। ओके, जिला पंचायत क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज द फर्स्ट इन द 3 टायर पंचायत सिस्टम। मतलब जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है में सबसे पहले जिला पंचायत होता है, जिसका गठन प्रदेश के सभी जनपदों में किया जाता है। हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट पंचायत होता है। यूपी में कितने जिले हैं जरा बताइए? यूपी में 75 जिले हैं और 75 जगहों पर यह डिस्ट्रिक्ट पंचायत बनी हुई है। देयर आर टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट पंचायत इन उत्तर प्रदेश। और इनके इलेक्शन की बात की जाए, द मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एडल्ट वोटर्स ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। मतलब जो एडल्ट वोटर्स हैं वो वोट देते हैं और आप जीतते हैं। अब देखिए, दीज इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्ट अ प्रेसिडेंट एंड अ वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स। ये अपनों बीच में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। द सेक्रेटरी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज द चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर एंड पंचायती राज ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। मतलब अभी मैंने आपको प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बताया, अब सेक्रेटरी की बारी। जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत के सेक्रेटरी होते हैं वो कौन होते हैं? सीडीओ। आप सीडीओ कह रहे हैं, अभी आपको ब्लॉक लेवल पर लेके जाऊंगा। तो यही एक फेमस पोस्ट है, बीडीओ साहब। कहते कि नहीं कहते आपके गांव में कि बीडीओ लग गए भाई साहब? अब बीडीओ लग गए तो चांदी काटेंगे। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? तो इसी को हम बीडीओ के फॉर्म में अभी हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिए आगे की बात। तो यहां पर सेक्रेटरी की अगर बात करें तो एक तो सीडीओ साहब हो गए आपके, एंड पंचायती राज ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जिसको हम बोलते हैं पीआरओ साहब। क्या बोलते हैं? पीआरओ। तो सीडीओ और पीआरओ किस लेवल पर होते हैं? जिला लेवल पर होते हैं। ठीक है, आगे की बात। एक और पॉइंट देखिए, इट डज इट्स वर्क्स बाय फॉर्मिंग अ 6 कमिटीज। और ये जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत होती है यह 6 समितियां बनाकर अपने कार्य को करती है। 6 समितियां कौन कौन सी दोस्तों? देखिएगा, पहला पंचायत समिति एक होती है, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन वर्क कमिटी, निर्माण कार्य समिति, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमिटी जिसको कहते हैं नियोजन व विकास समिति, स्वास्थ्य व कल्याण समिति, हेल्थ एंड वेलफेयर कमिटी, फिर उसके बाद एजुकेशन कमिटी, शिक्षा समिति, और लास्ट में आएगा आपका जल समिति। ये 6 समितियां बनाकर काम करते हैं। बीडीओ का मतलब होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ओके, जैसे ये होता है ना सीडीओ का मतलब चीफ डेवलपमेंट, चीफ की जगह ब्लॉक लग जाएगा बस। अब देखिए क्षेत्र पंचायत में आप आइए, यहां पर आपको अच्छे से बताता हूं। इसी को ही एरिया पंचायत कहते हैं। ग्राम सभा के अंदर एरिया पंचायत डिक्लेयर कर दिया जाता है। एक एरिया पंचायत में विलेजेस या ग्रुप ऑफ विलेजेस कितने भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं एक गांव एक एरिया पंचायत बनेगा, 5 गांव मिलकर एक एरिया पंचायत बन सकते हैं, एक गांव भी एरिया पंचायत बन सकता है। दोनों सिचुएशन है। एरिया पंचायत हैज बीन अरेंज्ड एट द सेकेंड प्लेस। जो एरिया पंचायत होती है उसको कहां अरेंज किया जाता है? दूसरे स्तर पर, इन द 3 टायर सिस्टम।
ये दूसरे पावदान पर आता है। देयर इज अ चीफ एंड अ डेप्टी चीफ और इन द एरिया पंचायत। यहां पर एक चीफ होते हैं जिनको हम हिंदी में कहते हैं प्रमुख और उप प्रमुख, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उसकी जगह प्रमुख और उप प्रमुख। और मैं बता दूं, अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द हेड ऑफ क्षेत्र पंचायत कैन नॉट बी ब्रॉट विद इन 1 ईयर ऑफ हिज इलेक्शन। अब मान लीजिए कोई इलेक्ट होके आया है, 1 साल बीता नहीं, आप सभी सदस्य लोग मिलकर चाहते हैं इसको हटा दिया जाए, तो ऐसा आप लोग नहीं कर सकते हैं, ऐसा आप लोग हटा नहीं कर सकते। अगर आप हटाने के लिए ला रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब देखिए, द टोटल नंबर ऑफ एरिया पंचायत इन द स्टेट्स इज 826। मैंने बता ही दिया कि 75 जिले हैं और 826 क्या है, एरिया पंचायत है। आगे की बात, इनके इलेक्शन की बात कर लेते हैं। द मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एडल्ट वोटर्स ऑफ दैट ग्राम सभा। और जो मेंबर्स होते हैं उस ग्राम सभा के डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। क्षेत्र पंचायत डज द वर्क ऑफ कनेक्टिंग डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड ग्राम पंचायत। हाँ, डिस्ट्रिक्ट पंचायत सबसे ऊपर हो गई, ग्राम पंचायत सबसे नीचे हो गई। दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? यह क्षेत्र पंचायत, जो इंटरमीडिएट लेवल पर होता है, जो मिडिल लेवल पर होता है। गेटिंग माय पॉइंट? ये दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। जो सेक्रेटरी होते हैं दोस्तों, वो कौन होते हैं? वो बीडीओ साहब होते हैं, मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ये एरिया पंचायत के क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? सेक्रेटरी। इट ऑल्सो वर्क्स बाय फॉर्मिंग 6 कमिटी। यह भी उसी तरह से ही 6 कमिटियां बना के काम करती है। अब जो आपके यूपी के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा दोस्तों, इसको मार्क करते हुए चलिएगा। यही प्रश्न आपका एग्जाम में बनेगा। ग्राम पंचायत, द ग्राम पंचायत इज एट बॉटम ऑफ द ट्री। सबसे नीचे, सबसे निचले स्तर पर यह होती है दोस्तों। आगे की बात बता देता हूं, इसका जो इलेक्शन होता है, मेंबर्स आर इन इट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एडल्ट वोटर्स ऑफ द ग्राम सभा। अब इनके मेंबर्स की अगर बात करें, जरा बता दीजिए मुझे कि जो वोट दे सकते हैं वो मेंबर्स कहां से? इलेक्टोरल रोल, ईआर कहते हैं उसको। मतलब जिस व्यक्ति का नाम इलेक्टोरल रोल में होगा वो फाइट भी कर सकता है इलेक्शन, और वही व्यक्ति वोट भी दे सकता है। अगर आपका इलेक्टोरल रोल में, ईआर में नाम नहीं है, तो आप ना तो इलेक्शन लड़ सकते हैं, ना ही आप उसमें वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए लेस, ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, जो 21 साल ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत का सदस्य होने के लिए 21 वर्ष की आयु का होना जरूरी है, तो पढ़ाई दिया। अब ये प्रोविजन दोस्तों संविधान के एज इट इज है। आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे ना, तो वहां पे भी आपको मिलेगा 21 वर्ष होना चाहिए। और द विलेज पंचायत इज हेडेड बाय द सरपंच और विलेज हेड, और ये एक सरपंच इनका हेड होता है। टोटल नंबर ऑफ ग्राम पंचायत 58,189 है, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब देखिए एक नई बात, the number of members of gram panchayat is determined on the basis of population। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं आपको, जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं हो सुन लीजिएगा, कि किसी ग्राम पंचायत जो ग्रामीण लेवल पर छोटे स्तर पर है, वहां पर कितने सदस्य इलेक्शन के अंदर मेंबर होंगे, कितने सदस्य पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 10 होंगे कि 20 होंगे कि 22 होंगे, ये सब चीजें डिपेंड करती है वहां की जनसंख्या पर। जैसे जैसे जनसंख्या होगी वैसे वैसे सदस्य खड़े होते हैं। अभी मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अगर आपके गांव की जनसंख्या 999 की आबादी है, तो वहां पर 9 सदस्य होते हैं, 9 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं दोस्तों? 9 मेंबर्स होते हैं। अगर जनसंख्या 1000 से 1099 तो 11 होंगे, 2000 से 2999 13 होंगे, 3000 से अधिक है तो आपके मैक्सिमम 15 सदस्य खड़े हो सकते हैं इलेक्शन में वोटिंग के लिए। राइट, अब आगे की बात, जो ग्राम पंचायत है दोस्तों, इसकी मीटिंग के बारे में जरा समझते हैं। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ अ ग्राम पंचायत मस्ट बी हेडेड विद इन 30 डेज ऑफ इट्स फॉर्मेशन। 30 दिन, जब ये ग्राम पंचायत का गठन हुआ, उसके 30 दिन के अंदर अंदर पहली मीटिंग आपकी हो जानी चाहिए। आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी को ग्राम पंचायत बना, अच्छी बात है। अब उसके बाद 30 दिन के अंदर आपको पहली मीटिंग करनी ही पड़ेगी। आफ्टर दैट देयर मस्ट बी 1 मीटिंग इन एवरी मंथ, और हर महीने में 1 मीटिंग का होना जरूरी है। बनने के 30 दिन के अंदर और प्रत्येक महीने 1 मीटिंग का होना जरूरी है। और 2 मीटिंग, और जो मीटिंग्स होती है उनके बीच में 2 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। पहली मीटिंग और दूसरी मीटिंग के नेक्स्ट मीटिंग के बीच में अधिक से अधिक 1 महीने गैप हो सकता है, 2 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, मोर देन 2 मंथ्स का गैप नहीं होना चाहिए 2 मीटिंग्स के बीच में।
आपको इसी के एक इंफॉर्मेशन बताऊंगा। ये देखिए दादी जी हैं, प्रणाम करिए इन सभी को, ठीक है। नौरोजी देवी है ये। नौरोजी देवी 112 साल की थी और इलेक्ट हुई थी विलेज हेड इन आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला नौरोजी देवी को ग्राम प्रधान चुना गया था। मतलब ये इतनी ज्यादा उम्र की पहली ग्राम प्रधान थी। मतलब इनके पहले आप देखेंगे इतने ज्यादा उम्र का ग्राम प्रधान कोई नहीं बना था। एक जीके का ये भी फैक्ट याद रखिएगा ग्राम पंचायत के अंदर नौरोजी देवी का। अब आप लोग सोचिए 112 साल के जब आप होंगे या मैं खुद होऊंगा, आई एम इंक्लूडेड, मैं कोई स्पेशल नहीं हूं, तो क्या इस लेवल पर हम थिंकिंग कर सकते हैं? सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन हो ये सकता है कि जो आसपास के घर के लोग हों, इन्होंने इनको खड़ा किया हो। अब आगे की बात, अब हमने अभी तक इलेक्शन की बात कर ली दोस्तों, अब रिमूवल की बात करते हैं विलेज के हेड के। ग्राम प्रधान को हटाने की क्या प्रक्रिया है? देखिए, अ स्पेशल मीटिंग इज कॉल्ड बाय द ग्राम पंचायत। कभी भी हटाने के लिए कौन सी मीटिंग आती है? विशेष एक मीटिंग बैठक बुलाई जाती है। टू रिमूव द विलेज हेड फॉर विच 15 डेज प्रायर नोटिस इज नेसेसरी। और उनको हटाने के लिए 15 दिन का एक प्रायर नोटिस भी भेजा जाता है। द ग्राम प्रधान कैन बी रिमूव्ड बाय अ 2/3 ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द मीटिंग। अब जैसे ये स्पेशल मीटिंग बुलाई जाती है, उस मीटिंग में 2/3 मेंबर्स ने वोट किया है, प्रेजेंट है वो, ठीक है। क्या कह रहा, वापस सुन लीजिएगा। द ग्राम प्रधान कैन बी रिमूव्ड बाय अ 2/3 मेजॉरिटी, याद रखना, ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा। जो ग्राम सभा के मेंबर्स हैं उसके मेंबर्स की 2/3 की वोटिंग चाहिए, जो प्रेजेंट होने चाहिए और वोट करने चाहिए, तो आप उसको हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, आगे देखिए। इट इज नेसेसरी, इस बैठक में गणपूर्ति होना आवश्यक है। गणपूर्ति को बोलते हैं कॉरम। मतलब कॉरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड अ मीटिंग। जब आप कंपनी एक्ट 2013 पढ़ते हैं दोस्तों, तो वहां पर भी कॉरम का मीनिंग आपको बताया गया है। तो कॉरम का मतलब क्या होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता है किसी भी मीटिंग को होल्ड करने के लिए। अब देखिएगा, तो इट इज नेसेसरी टू हैव अ quorum इन द स्पेशल मीटिंग which should not be less than 1/3 of the members of that ग्राम सभा। मतलब अगर मैं quorum की बात करूं, quorum का मतलब होता है गणपूर्ति। गणपूर्ति के लिए मिनिमम कितने होने चाहिए? 1/3, ठीक है। should not be less than 1/3, मतलब मिनिमम 1/3 मेंबर्स वहां पर मीटिंग में होने चाहिए, तब जाके ये प्रक्रिया चालू होगी, वरना मीटिंग को वहीं खत्म कर दिया जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड मेजॉरिटी, अगर मेजॉरिटी अगर हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा? द प्रपोजल टू रिमूव द विलेज हेड कैन नॉट बी पास्ड। तो वहां पर आप प्रधान को हटा नहीं सकते। प्रधान को हटाने के लिए दो चीजें हैं, एक तो मेजॉरिटी 2/3 होनी चाहिए, कॉरम के अंदर 1/3 होना चाहिए। ओके, एक सेकेंड मोशन होता है फॉर द रिमूवल ऑफ द सेम प्रिंसिपल कैन नॉट बी मूव्ड विद इन 1 year फ्रॉम दैट मीटिंग। ध्यान से समझाइए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। हिंदी में देखो ज्यादा प्रॉपर है, इंग्लिश थोड़ा मिसिंग है। इस प्रकार उसी प्रधान को हटाने के लिए दूसरा प्रस्ताव उस बैठक से 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता। कहने का मतलब, एक जो प्रपोजल लाया गया था दोस्तों उसको हटाने का, वो हम 1 जनवरी को 2020 को लेके आ गए मान लीजिए, तो अभी 1 year आपको वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं आज नहीं आ पाया चलो अगले दिन फिर 2 जनवरी को करेंगे हम काम, नो, या 1 फरवरी को काम करेंगे, नहीं, ऐसे नहीं, 1 फरवरी नहीं चलेगा। कहने का मतलब इसके बाद आपको 1 साल तक वेट करना पड़ेगा। वो ग्राम प्रधान बड़े बकायदा वो 1 साल तक अपनी पोस्ट को एंजॉय करेगा। एक केस था राधेश्याम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स 2008 का। इसमें क्या बोला गया था, जो कलेक्टर होता है, इसको हटा दीजिए अभी, जो कलेक्टर होता है रिमूव्ड द प्रधान। यहां पर क्या हुआ, कलेक्टर साहब जो है उन्होंने प्रधान को हटा दिया था। क्यों हटाया था? आधार बताया गया, कन्विक्टेड फॉर डकैती, इन्होंने डकैती करी थी दोस्तों, तो डकैती प्रधान ही कर रहा है तो प्रधान को हटा दिया। और डकैती के साथ साथ अटेम्प्ट टू मर्डर, मतलब इन्हें हत्या का भी जो कोशिश की गई थी उसके लिए भी दोषी पाया गया था। तो 2 ग्राउंड्स कर बेस पर इनको हटाया गया था कलेक्टर के द्वारा। एज सच ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू होल्ड पब्लिक ऑफिस ऑफ प्रधान। अब यहां पर ही बोला गया कलेक्टर के द्वारा कि जो ग्राम के प्रधान हैं वो पब्लिक ऑफिस को धारण नहीं कर सकते हैं। हेल्ड अ पर्सन हैविंग बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टेम्पटेड शैल बी डिस्क्वालिफाइड। कहने का मतलब जो कोई भी नैतिक उद्यमता करेगा,
पब्लिक के अगेंस्ट कोई भी अपराध करेगा तो उसको क्या किया जाएगा, उसके पोस्ट के लिए वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, अनर्हित हो जाएगा। यस और नो? आई होप सभी को ये क्लियर हो गया है। अब देखिए कुछ और पॉइंट्स को बता देता हूं। अब देखो, अब जैसे मैंने कुछ मीटिंग्स के बारे में आपको बताया दोस्तों, प्लीज वेट करिएगा। जो मीटिंग मैंने बताई, एक साल 1 ईयर में एक जीएम भी यहां होता है, जनरल मीटिंग। मतलब ये ग्राम पंचायत के बारे में बता रहा हूं, पहले इसको सुन लीजिएगा। तो यहां पर मीटिंग्स की बात कर लेते हैं। पहले ये मैं आपको ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में डिफरेंस, ये मेंस में आया हुआ प्रश्न था, इसको सबसे लास्ट में डील करूंगा कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर है। अभी मैं आपको बता रहा हूं कुछ मीटिंग्स के बारे में, ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल मोहम्मद शोएब बिल्कुल होते हैं, वोटिंग प्रधान को भी जाता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि कॉलेज में एक पन्ना मिलता है, इस पन्ने में हम मुहर लगानी होती है, या प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, और इन पे मुहर लगाते रहते हैं। उसी तरह से सभी का इलेक्शन होता है, सभी को वोटिंग दी जाती है। ओके, अब सुनिएगा। जनरल मीटिंग की अगर बात करूं, नहीं मैंने सुन लिया। जनरल सामान्य बैठक की अगर बात करूं तो सामान्य बैठक में देखिएगा, एक साल में 2 जनरल मीटिंग होती है। कितनी? एक साल में 2 जनरल मीटिंग होती है, और उसको प्रिजाइड कौन करता है? जो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। इन 2 जनरल मीटिंग कब कब होती है दोस्तों? तो ये जो 2 जनरल मीटिंग होती है, पहली मीटिंग कहलाती खरीफ मीटिंग और दूसरी कहलाती रबी की मीटिंग। खरीफ की जो मीटिंग होती है वो आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ खरीफ क्रॉप, मतलब खरीफ की फसल काटने के बाद ये मीटिंग की जाती है। खरीफ की फसल जब कटती है उसे खरीफ मीटिंग बोल दिया गया, और फिर बाद में रबी की फसल काटने के बाद जो मीटिंग होती है उसे रबी मीटिंग कहा गया। तो कहने का मतलब 2 जनरल मीटिंग भी होती है यहां पर ग्राम पंचायतों में। याद कर लेंगे, पहली मीटिंग का नाम क्या है? खरीफ मीटिंग, खरीफ की फसल को काटने के बाद। दूसरी रबी की मीटिंग, जो कहते हैं रबी की फसल को काटने के बाद। ये थोड़ी चीजें हैं जो आपको बेयर एक्ट में नहीं मिलेगी, बट मैंने आपको सर्व कर दिया। अच्छा, जनरल मीटिंग के अलावा कुछ ईजीएम होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी होती है। इसको प्रधान कभी भी बुला सकता है। ध्यान से देखिएगा, प्रधान बैठक बुला सकते हैं। कैसे बुला सकते हैं? 2 बातें इसमें आई है। पहला, रिक्वेस्ट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी, जो आपकी अथॉरिटीज हैं अगर वो रिक्वेस्ट करती हैं तो प्रधान ये ईजीएम बुलाता है। या फिर दूसरा पॉइंट, रिक्वेस्ट मिनिमम 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, जितने सदस्य आए हैं उसके कम से कम 1/3 मेंबर्स ने कहा भाई ईजीएम बुलाया जाए, एक विशेष मुद्दा है उस पर बात करनी जरूरी है, तो ये चीजें हो सकती हैं। अब इन्हीं दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए एक बात बोली गई, शैल कॉल EGM within 30 days from the date of receipt of such requisition। जिस दिन इन्होंने ये रिक्वेस्ट भेजी ना दोनों ने, उसके 30 दिन के अंदर गांव के प्रधान को मीटिंग बुलानी ही पड़ेगी। अब इस मीटिंग का नाम क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब आप देख ही रहे होंगे, जनरल मीटिंग तो है नहीं, सामान्य बैठक, सामान्य बातें होंगी। कोई विशेष बात आ जाए जिसमें हमको विशेष मीटिंग करनी जरूरी हो तो उसको इस नाम से जाना जाता है। अब आगे की बात, कॉरम मतलब गणपूर्ति। कॉरम ऑफ एनी मीटिंग ऑफ ग्राम सभा, इसमें आएगा 1/5 मेंबर शेल फॉर्म कॉरम। यहां पर ईजीएम के लिए बात कर रहा हूं मैं आपको, ईजीएम की कंटिन्यूटी में है। यहां पर गणपूर्ति के लिए कितना होगा? 1/5 हो जाएगा 1/3 की जगह। अब आगे की बात, यहां पर ईजीएम में मेक रिकमेंडेशंस, सजेशंस किसको? टू ग्राम सभा एंड टू ग्राम पंचायत। मतलब ये जो मीटिंग वगैरह होती है यहां पर सुझाव दिए जाते हैं। किसको किसको? एक ग्राम सभा को, दूसरे ग्राम पंचायत को, निम्न मैटर्स पर। पहला, एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के मैटर पर सुझाव दिए जाते हैं। रिपोर्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, पिछले वित्तीय वर्ष के प्रशासन की रिपोर्ट। अरे भाई, जैसे एक बिजनेसमैन काम करता है ना पूरे साल, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक तो अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, ऐसी प्रधान को भी गांव निधि, गांव फंड होता है, वहां पैसा आता है, तो भैया पूरी रिपोर्ट दे कहां पैसा तूने खर्च किया है। फिर आगे की बात, लास्ट ऑडिट रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम वगैरह हो गए, प्रोग्राम प्रमोशन ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी को भी मेंटेन करना है, एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम या अदर मैटर्स। इन सभी मैटर्स पर क्या होता है आपको बताना होता है। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ यूपी। मैं ये भी नहीं कहूंगा, मैं ये कह सकता हूं पंचायत राज इन इंडिया। मैंने अभी तक आपको ये पढ़ाया है विद यूपी अमेंडमेंट्स, ठीक है। अभी तक मैंने आपको ये अच्छे से क्लियर किया है। आई होप आप सबको अच्छे समझ में आ जाएगा।
अब देखो, अब आपका स्वागत है यूपी पंचायत राज एक्ट में। इसका ऑब्जेक्ट तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया है। अब देखिए चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी आता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 1 की बात करते हैं। ये क्लास मेंस के लिए, यूपी मेंस के लिए है, तो लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं, बट आप सभी के लिए मैंने सोचा क्यों ना मैं लेके आऊं ताकि आप इसको एक दिन में खत्म कर लें। सेक्शन 1 बताता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के बारे में। इसका संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ। तो अगर मैं बोलूं दिस एक्ट में बी कॉल्ड यूपी पंचायत राज एक्ट 1947, यस, इसे हम यूपी पंचायत राज 1947 कह सकते हैं, लेकिन इसको कई बार आपके बेयर एक्ट में लिखा होगा संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947, क्योंकि उत्तर प्रदेश को पहले जमाने में यूपी ना बोल के संयुक्त प्रांत कहते थे। बाद में जाके इसका नाम कन्वर्ट होकर यूपी हुआ। जब ब्रिटिशर्स थे तो वो इसको प्रोविंशियल कहते थे, संयुक्त प्रांत कहते थे, प्रोविंशियल एरिया। अब देखिए ये लागू कब हुआ था? इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ उत्तर प्रदेश। मतलब जो ये आपका एक्ट है ना दोस्तों, यूपी पंचायत राज 1947, यह पूरे उत्तर प्रदेश पर लागू है। आगे की बात, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से देखिएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में तो लागू है, बट ये कहां कहां लागू नहीं है। देखिए, एक्सेप्ट द एरियाज विच हैज बीन और मे हेयर आफ्टर डिक्लेयर और इंक्लूड इन अ सिटी। ऐसा कोई एरिया जो एक सिटी में आता हो अंडर उत्तर प्रदेश म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1959, उस एरिया पर यह एक्ट लागू नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, कोई भी म्युनिसिपैलिटी है या नोटिफाइड एरिया है अंडर द प्रोविजंस ऑफ द यूपी म्युनिसिपैलिटी एक्ट 1916, उस पर यह लागू नहीं होता है। तीसरा, कोई भी कैंटोनमेंट है अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कैंटोनमेंट एक्ट 1924, उस पर यह लागू नहीं होता है। चौथा पॉइंट है नगर पंचायत। कोई भी अगर नगर पंचायत है अंडर द प्रोविजंस ऑफ यूपी टाउन एरिया एक्ट 1914, मतलब इन एक्ट के अंदर अगर चारों एक्ट के अंदर कोई भी एरिया कवर्ड होता है तो उसके ऊपर यह जो एक्ट है यह लागू नहीं होगा, बाकी पूरे यूपी पर लागू होगा। और यह फोर्स में कब आया था? इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। इसका लैंग्वेज का आपको समझना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है। जल्दी से बेयर एक्ट को खोलिएगा और डेट को देखिएगा कि यह बना कब था दोस्तों। जो बनने की डेट है, असेंट की डेट होती है, वही डेट को यह प्रवृत्त हो गया था। गेटिंग माय पॉइंट? बेयर एक्ट के सबसे ऊपर आपका डेट लिखा होगा, कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा। मतलब इसमें कमेंसमेंट अलग से नहीं आया, जिस दिन बना ना असेंट मिले उसी दिन से ही तुरंत प्रभाव से लागू हो गया। अब देखिए आगे की बात, यह था आपका यूपी पंचायत राज। किस में आएगा, क्यों पढ़ा रहे हैं ये तो बता दो। अरे ये उत्तर प्रदेश का मेंस का एग्जाम है, बहुत लिमिटेड बच्चों का जिनका प्री क्लियर हुआ है वो मेंस में अभी पढ़ रहे हैं दोस्तों। आप लोग के प्री में ये नहीं है तो आप लोग निश्चिंत रहिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ही है। ओके, आगे की बात देखिए। अब सेक्शन 2 की बात करते हैं, डेफिनेशन पोर्शन आता है। इसमें सबसे पहला डेफिनेशन है एडल्ट। एडल्ट का मतलब क्या होता है? यहां पर 21 ईयर्स के जो पर्संस होते हैं, हु हैज अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर, वो एडल्ट कहलाएंगे। फिर मैं बोलूंगा बैकवर्ड क्लास का मतलब क्या होता है? मतलब इट मींस बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स जिनको शेड्यूल 1 में स्पेसिफाइड किया गया है। शेड्यूल 1 किसका? शेड्यूल 1 यूपी पब्लिक सर्विस एक्ट 1994, जो यूपी पब्लिक सर्विस एक्ट 1994 है, वहां पर जो उस शेड्यूल में जो जिन जिन व्यक्तियों, जिन जिन जातियों का नाम बैकवर्ड क्लास में है वो बैकवर्ड क्लास कहलाएंगी। इसके बाद कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, एसडीएम, ये सब आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बहुत नहीं है। हाँ, इसको बोलते हैं AER, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब एक तो ERO होते हैं, प्लीज रुकिएगा एक सेकेंड रुकिए। एक तो ERO होते हैं दोस्तों, एक होते हैं असिस्टेंट ERO। ये दोनों बहुत अच्छे से काम करते हैं अलग अलग लेवल पर, ध्यान से सुनिएगा। ERO जो होते हैं, शायद ERO हट गया है यहां पे, कोई बात नहीं, इसके पहले जस्ट ERO आता है, उसको बोलते हैं इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। फिर उसके बाद बारी आती है असिस्टेंट, इनका एक सहायक भी होता है। इनको अपॉइंट कौन करता है? ERO अपॉइंट करते हैं। समझ में आई बात? जो असिस्टेंट ERO होते हैं, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, जो आपके असिस्टेंट ERO होते हैं, इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करने वाला कौन है? ERO होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ERO का मतलब क्या हो गया? इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। यस बता दें।
ओके हाँ, एचजीएस की प्री में भी आता है दोस्तों, वो तो है ही है। मैं अभी यूपी आपका एचजीएस की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। चलिए, मैं शायद आपके कमेंट्स पढ़ नहीं पा रहा हूँ। जिला पंचायत की बात करते हैं। जिला पंचायत किसको कहते हैं? तो आपका वो जिला पंचायत माना जाएगा शैल हैव द मीनिंग असाइन्ड टू इट अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 11। अब यहां पर आप ज्यादा इनको पढ़िए मत, सिर्फ आप हेडिंग पढ़ लीजिए, क्योंकि आप उस एक्ट के अंदर अभी तो जाएंगे नहीं। तो सिंपल सा ये पूछ भी सकता है, तो सिर्फ ये पॉइंट पूछेगा कि जिला पंचायत एफ में आता है, ठीक है। ग्राम सभा किस में आती है? जी में। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, मेंस आंसर राइटिंग में इसका हवाला जरूर दीजिएगा। सेक्शन 3 जब पढ़ेंगे तो ग्राम पंचायत को भी हम डील करेंगे। ग्राम पंचायत के अंदर आप ग्राम सभा के अंदर, माफ कीजिएगा, आपको ये याद रखना है कि रिलेटिंग टू अ विलेज कंप्राइज्ड विद इन द एरिया ऑफ ग्राम पंचायत। अच्छा, ग्राम सभा के अंदर एक गांव ही आएगा क्या? नहीं, ग्राम सभा के अंदर एक गांव भी आ सकता है, 2 गांव भी आ सकता है, 10 गांव भी मिलकर एक ग्राम सभा बन सकता है। मतलब 10 गांवों की एक ग्राम सभा, यस इट इज पॉसिबल। एक गांव की एक ग्राम सभा पॉसिबल है। ग्राम पंचायत को सेक्शन 12 के साथ पढ़ेंगे। फाइनेंस कमीशन हमने अभी पढ़ के आए हैं, यस और नो, बताइए जल्दी से। 243 का आई संविधान के अंदर, वही फाइनेंस कमीशन यहां पर भी होगा। क्षेत्र पंचायत को 2(6) में पढ़ेंगे इस एक्ट के अंदर। स्टेट इलेक्शन कमीशन SEC, अभी मैंने आपको वापस से संविधान में पढ़ाया था, आर्टिकल 243 के पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? इसी लेक्चर में पढ़ाया है, टेंशन मत लीजिएगा। वही वाला स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसको शॉर्ट में SEC बोलते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंचायत, यस, पंचायत के अंदर एक और पोस्ट होती है मुख्य निर्वाचन अधिकारी का। ये भी क्या होता है? इट मींस एन ऑफिसर, ये एक ऑफिसर होते हैं स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड, डेजिग्नेटेड एंड नॉमिनेटेड बाय SEC। मतलब इसे जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, इसे राज्य सरकार का यह अधिकारी होता है, जिसको अपॉइंटमेंट करने वाला कौन है? यही SEC, स्टेट इलेक्शन कमीशन ही इसको अपॉइंट करते हैं। आगे पॉपुलेशन का मतलब जो आपका पिछला इंडेक्स था उसी के बेस पे पॉपुलेशन चलेगा, जनसंख्या। पंचायत एरिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बता देता हूं। 11 का जब हम F का 1 पढ़ेंगे तो पंचायत एरिया आएगा, लेकिन पंचायत एरिया में क्या होगा सुनिएगा। जैसे ये एक गांव है, ये एक विलेज है, दूसरा विलेज ये है, तीसरा विलेज यहां लगा हुआ है, तो क्या ये तीनों विलेज मिलके, मतलब क्या ये तीनों विलेज मिलके एक पंचायत एरिया बन सकता है क्या? यस, यह एक पंचायत एरिया या पंचायत क्षेत्र में बदल सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? बिल्कुल। तो पंचायत एरिया भी ऐसा नहीं कि एक गांव एक पंचायत एरिया बनेगा, 5 गांव भी मिलकर एक पंचायत एरिया में कन्वर्ट हो सकते हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक लैंड, ये सारी चीजें तो आप पढ़ते ही हैं। देखो, कोई भी आपका गांव का जाने का रास्ता है, रोड है, चक्रोट है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, पार्क, उद्यान आदि जो भी है सारे इसके अंदर आएंगे ही आएंगे। पब्लिक स्ट्रीट आ जाएगा। उसके बाद विलेज मीन्स क्या होता है? विलेज मीन्स एनी लोकल एरिया, ध्यान सुनिएगा, रिकॉर्डेड एज अ विलेज इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। जिला का एक रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है, अभिलेख होता है, उसके अंतर्गत जिस गांव का नाम लिखा है वो गांव कहलाएगा। अब जाके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को आप चेक कर लीजिए, आपका गांव है कि नहीं। जाएंगे ना आप लोग? बिल्कुल। अब देखिए, एंड इंक्लूड्स एनी एरिया, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में विलेज है वो तो आएगा ही, और कौन सा गांव? एंड इंक्लूड्स एनी एरिया विद इन द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डिक्लेयर टू बी अ विलेज। राज्य सरकार, जैसे मैं राजस्थान में तो राजस्थान का राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश का राज्य सरकार अगर किसी एरिया को बोल दे ये गांव माना जाएगा तो गांव बन जाएगा। दैट्स इट। ओके। भूमि प्रबंधक समिति कौन होती है दोस्तों? मैं बता दूं, जो गांव में बंजर भूमि होती है, जो फालतू पड़ी हुई लैंड्स होती है, उनको, उन लैंड्स को दोस्तों इंप्रूवमेंट करने का काम कौन करता है? उनको इंप्रूव करने का काम भूमि प्रबंधक समिति करती है, जिसे 28A में इसी सेक्शन में हम पढ़ेंगे। राइट। अब देखिए, चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। ये तो था हमारा डेफिनेशन पोर्शन, एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्राम सभा, ग्राम सभा की स्थापना और संगठन। तो ग्राम सभा का गठन कौन करता है? राज्य सरकार, द स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट एस्टेब्लिशेस अ ग्राम सभा फॉर अ विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस। मतलब मैं जो बात बोलता हूं, गांव का मतलब एक विलेज, ग्राम सभा का मतलब एक विलेज, या बहुत सारे विलेज मिलके भी एक ग्राम सभा का निर्माण करते हैं। आप अपने गांव में जाइए, 5 गांव का एक ग्राम सभा होता होगा, पता करिए, छोटी छोटी मोटी बातें। अब देखिए, प्रोवाइडेड दैट
वेयर ग्राम सभा इज एस्टेब्लिश्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, अगर कोई ग्राम सभा किसी ग्रुप ऑफ विलेज के लिए एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है, द नेम ऑफ द विलेज हैविंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन शैल बी स्पेसिफाइड एज द नेम ऑफ द ग्राम सभा। मतलब जैसे मान लीजिए रामपुर, दानापुर, महापुर, पता नहीं कितने पुर हैं, और पता चलता है रामपुर की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, 10 गांव में 10 गांव का एक ग्रुप है, रामपुर की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो उसी रामपुर को क्या कह दिया जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा रामपुर ग्राम सभा, मोहनपुर ग्राम सभा नहीं, क्योंकि रामपुर की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर हम ये कहते हैं ग्राम सभा का मतलब होता है ग्रुप ऑफ विलेजेस भी आते हैं, तो उस ग्राम सभा का नाम कौन से विलेज से पड़ेगा, जिस विलेज की जनसंख्या सबसे ज्यादा होती है। अब चैप्टर नंबर 2A में देखिएगा दोस्तों, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत एंड इलेक्टोरल रोल्स। ध्यान से देखिएगा कौन कौन से मेंबर्स हैं जो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। अब बात ग्राम सभा की नहीं हो रही है, बात हो रही है ग्राम पंचायत की। तो आज मैं आप सभी को 2 क्वेश्चन करा के क्लास एंड करूंगा। एक तो मैं बताऊंगा आपको ग्राम सभा और ग्राम पंचायत होती क्या है, फिर बताऊंगा ग्राम पंचायत के मेंबर्स कब कब हट सकते हैं, डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, फिर बताऊंगा ग्राम पंचायत का काम क्या है, क्योंकि आपके एग्जाम में तीनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए, तो अब आया है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। क्या कह रहा है, अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन एज एंड फॉर बीइंग द प्रधान और मेंबर ऑफ अ ग्राम पंचायत इफ ही, मतलब ग्राम पंचायत का मतलब क्या है, आपके गांव के जो प्रधान साहब हैं वो कब हट सकते हैं, आपके गांव के जो मेंबर्स है प्रधान के अलावा जो चुने गए वो कब हट सकते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। चलो एक बार बता ही देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर मैं डिफरेंस बताऊंगा। देखिए, प्रधान और मेंबर कब डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं ग्राम पंचायत के, डिस्क्वालीफाइड बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिगिन फोर्स, किसी कानून के अंतर्गत अगर प्रधान को डिस्क्वालीफाई किया गया है तो वो यहां से प्रधानी उसकी चली जाएगी। प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड दैट ही इज लेस देन 25 ईयर ऑफ एज इफ ही हैज अटेन्ड द एज ऑफ 21 ईयर। इस बात को मैंने पूरे प्लस कोर्स के सभी स्टूडेंट्स को पूछा था, लेकिन इसका मतलब समझ नहीं पाए थे कि ये कहना क्या चाहता है यार। कोई समझ पा रहा है? थैंक यू पवन, सेम टू यू। चलिए, इसका मतलब क्या है कोई बताना चाहेगा, लेकिन आपकी आवाज तो मेरे पास आ नहीं रही है, तो मैं ही बता देता हूं दोस्तों। इस लाइन का मतलब बड़ा ही पेचीदा बनाया है, लेकिन मुझे जब पढ़ता हूं तो अच्छा नहीं लगता यार, क्योंकि इतनी इजी सी बात को इतना इन्होंने मतलब लपेट लिया लंबा चौड़ा। ये तो मिट ही नहीं रहा है। अरे ओके, देखो इस लाइन का मतलब मैं आप सभी को बताता हूं दोस्तों। ओके, इस लाइन का मतलब ध्यान से देखिएगा कि स्टेट लेजिस्लेचर में जब आप स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो वहां पर उम्र दी गई है कि भैया जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन हमने स्टेट लेजिस्लेचर में 25 वर्ष माना है। लेकिन जब आप गांव की बात करेंगे, जब ग्राम पंचायत की बात करेंगे, आप लोग क्या कह रहा हूं, जब आप ग्राम पंचायत की बात करेंगे तो वहां पर यह 25 वर्ष नहीं रहेगा, यह 25 वर्ष को आप भूल जाइए, वहां पर 21 वर्ष लिया जाएगा। बस यही बात बोल रहा है। अब बताओ, ये बात संविधान पढ़ के नहीं आए हो? जो इलेक्शन लड़ना चाह रहा है उसकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। ही हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर। तो उसकी जगह इस पूरी जगह को काट दीजिए और आप इतना लिख सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति क्वालिफाइड होगा, अ पर्सन हु हैज कंप्लीटेड हिज एज ऑफ 21 ईयर्स। एक व्यक्ति जिसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है वह क्वालिफाइड होगा। तो ये बात को इतना घुमा फिरा के बोल रहा है, कोई मतलब नहीं। जरा हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। प्रतिबंध यह है कि कोई व्यक्ति इस आधार पर अनर्ह नहीं होगा कि वह 25 वर्ष से कम आयु का है यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली। अगर 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली दैट मींस फाइन, 25 वर्ष वाला रूल यहां नहीं लगेगा। लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन में एक बात और याद रखिएगा, बी क्लॉज ये कह रहा है इज अ सैलरीड सर्वेंट ऑफ द ग्राम पंचायत। लेकिन अगर वह ग्राम पंचायत का सैलरीड एम्प्लॉई है तो वह प्रधानी नहीं लड़ सकता, वह इसमें पार्टिसिपेट नहीं हो सकता है। आगे और कब कब डिस्क्वालिफाई, ये क्वेश्चन मेंस का है, याद रखना, लिख के आना है आपको आंसर। होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट,
अंडर स्टेट गवर्नमेंट और दी सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, कि कहीं पर भी सरकारी संस्था में कहीं पर भी कोई पोस्ट धारण करके बैठा हुआ है तो भी वह डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। हैज बीन डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, अगर उसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी की सर्विस पर से मिसकंडक्ट की वजह से पदच्युत किया गया, हटाया गया है, तो भैया तुम प्रधानी नहीं लड़ सकते हो। अगली बात, is in area of any tax fee rate or any other dues payable by him to the gram panchayat, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत for such period as may be prescribed or has in spite of being required to do so by gram panchayat। देखो यहां पर एक निश्चित, एक नॉर्मल सी बात कह रहा है, belonging to it which had come into his possession by virtue of holding any office under it। मतलब अगर उसने इतनी सारी लिस्ट दी है, इसको इतना लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात, जितने इसने नाम बताए, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, फलाना पंचायत, ढिमका पंचायत, इसमें अगर किसी ने पद धारण कर रखा है तो तुम डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। जैसे अगर आपने जिला पंचायत में कोई पोस्ट धारण कर रखी है तो क्या आप ग्राम पंचायत में भी पोस्ट धारण करोगे? नो, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने, ये भी याद रख लो, अगर आप पार्लियामेंट के अंदर कोई पद धारण किए हुए हैं तो क्या आप ग्राम पंचायत में भी प्रधान बन सकते हैं? अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि क्या मोदी जी जो है वो आपके गांव के प्रधान, अपने गांव के प्रधान कभी बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं, इम्पॉसिबल है, ये रूल है। अगर आप पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में हैं तो आप नहीं कर सकते। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो जल्दी बताएं ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। आगे की बात, इट इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो गया है। अब प्रधानी लड़ोगे, दिवालिया हो गया है तो नहीं लड़ाओगे। हैज बीन कन्विक्टेड ऑन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड, वह नैतिक अधमता का अपराधी पाया गया है। हैज बीन सेंटेंस्ड हिम इम्प्रिजनमेंट, अगर उसे कारावास की सजा सुनाई गई है फॉर अ टर्म ऑफ एक्सीडिंग 3 months फॉर अ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑर्डर मेड अंडर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। ईसी एक्ट मैंने आपको पढ़ाया, यूट्यूब पर देखिएगा। अगर कोई व्यक्ति क्या करता, अभी कोरोना टाइम में भी था, कि सारा सामान लेके क्या कर रहा था, क्या कहते चोर बाजारी या काला बाजारी, ठीक है, कि सारा सामान अभी रख लो, जब रेट बढ़ेगी तब बेचेंगे, और लोग खाने के लिए मर रहे हैं भाई। तो ऐसा कोई काम करता है दोस्तों, तो उसको भी क्या किया जा सकता है, डिस्क्वालिफाइड, कि तुम एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर अपराधी पाए गए हो और तुम्हें सजा 3 साल 3 महीने से ज्यादा मिली हुई है। या फिर हैज बीन सेंटेंस्ड इम्प्रिजनमेंट, उसे वापस से कारावास की सजा हुई है एक्सीडिंग 6 months, 6 महीने से ज्यादा, और ट्रांसपोर्टेशन फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑर्डर मेड अंडर एसेंशियल सप्लाईज एक्ट 1946। इन एक्ट्स के अंदर 6 महीने से ज्यादा की सजा और ईसी एक्ट में 3 महीने से ज्यादा की सजा। या फिर यूपी एक्साइज एक्ट, दारू वारू जानते हैं कि नहीं जानते हैं आप लोग? हाँ, एक्साइज एक्ट का मतलब दारू वारी, हाँ, जमाखोरी। वेरी गुड ममता। तो यहां पर अगर एक्साइज एक्ट में फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 3 years के आप कारावास में पाए जाते हैं तो भी आप डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर एनडीपीएस एक्ट, मैंने पढ़ाया आपको एनडीपीएस एक्ट, देखिएगा। एनडीपीएस एक्ट में भी आप अपराधी पाए गए हैं। कन्विक्टेड इलेक्टोरल ऑफेंसेस, निर्वाचन संबंधी अपराध किया आपने। कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर यूपी रिमूवल ऑफ सोशल डिसेबिलिटी एक्ट 1947, या कह सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 में अपराध पाया गया है। तो ये सारी लिस्ट है यार, आप लोग पढ़ लेंगे आई होप, राइट। तो इन लिस्ट के बारे में देख लीजिएगा। अगर आप इस तरह के अपराधी पाए गए तो दोस्तों आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। किसके लिए था ये? ग्राम पंचायत के ये जो ग्राम पंचायत के कौन थे? प्रधान साहब हैं, और जो एक कौन है? सदस्य हैं। इनके लिए ये अनर्हताएं थी। सभी को क्लियर? अब चलिए, अब देखिए मैं कुछ पॉइंट्स की बात कर लेता हूं आप सभी से कि भैया ये जो ग्राम पंचायत होता है इनका कार्य क्या, ये मैं क्यों लेके आया हूं, इसके पीछे कारण है। देखिए ये मेरी एक स्टूडेंट ने बनाया है, आई होप मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, मैं भूल गया, बट अगर वो देखेंगे तो ये मेरी मेहनत नहीं है। मैंने जैसे जैसे गाइड किया था प्लस कोर्स में बच्चों को, वैसे वो करके भेजे थे। मुझे इतना प्यारा उनका ये लगा कि मैं आज वाली ही क्लास में लेके आ गया कि ग्राम पंचायत पढ़ाऊंगा तो ग्राम पंचायत के कार्यों को भी बताऊंगा। तो देखो, और जो बाकी के स्टूडेंट है ना देख रहे हैं, हाँ वो मुंह निपोर के बैठे हैं, वो लोग नहीं बताए मुझे होमवर्क, तो मैं सबको बता दे रहा हूं। तुम लोग ने होमवर्क नहीं भेजा ना, अब देखो कितना प्यारा होमवर्क भेजा है उन्होंने। देखिए सेक्शन 15 फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत,
क्या क्या सेक्शन 15 में ग्राम पंचायत के कार्य है, इसको कृत्य बोलते हैं दोस्तों। मतलब सबसे छोटा जो प्रधान होते हैं क्या काम करेंगे, ध्यान से देखिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। तो क्या क्या कार्य होते हैं? पहला, कृषि संबंधी कार्य, मतलब खेत में जैसे कृषि का डेवलपमेंट करना, एग्रीकल्चर लैंड को अच्छा बनाना, ये सारे काम किसके हैं? इन सभी के ही हैं। प्लीज वेट, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा। चलिए, एक तो इतने मैसेज आते हैं सर कि वो पीछे हो गए हैं, बट मैं आप सभी को नाम जरूर बताऊंगा। नाम नहीं मिल रहा है मेरे को, भूल गया मैं। फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत देखिए, पहला एग्रीकल्चर के संबंध में कार्य ग्राम पंचायत के प्रधान साहब करेंगे। यस, लैंड बंजर भूमि है उसको डेवलप करना, और लैंड को डेवलपमेंट करने के लिए एक और ऑफिसर होते हैं, आप लोग अभी नाम बताएंगे मुझे, ठीक है, मैं पढ़ा के आया हूं कौन से ऐसे अधिकारी होते हैं, भूमि प्रबंधक अधिकारी। चलिए, जल व्यवस्था को बनाए रखना, पशुपालन, मत्स्य, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, वन वानिकी, वन उत्पादन का कार्य, लघु उद्योगों को डेवलप करना, ये सारा पंचायत ग्राम पंचायत का काम है। कुटीर और ग्राम उद्योग को ग्रामीण विकास करते रहना, रूरल हाउसिंग कह सकते हैं। आपको पता है गांव में ईंटा मिला है आप लोग को यूपी में, अरे बाथरूम लेटरिन बनाने के लिए भी ईंटें दी गई हैं, फिर भी लोटा लेके जाते हैं लोग। और ग्रामीण आवास, ईंट दी गई, चलो तुमको 50,000 का ईंटा हम देते हैं, घर बनाओ तुम। तो इतना हेल्प कर रही है आपकी गवर्नमेंट यूपी की। तो फिर उसके बाद पेयजल की व्यवस्था, ईंधन और चारा भूमि हो गया, रोड वाटरवेज, अदर कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रिफिकेशन, बिजली घर घर पहुंचाना, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, इसके अलावा पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स, जो कुछ भी होते हैं, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कह सकते हैं, शिक्षा से संबंधित, टेक्निकल ट्रेनिंग से संबंधित, वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा कह सकते हैं हम लोग, और एडल्ट एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, लाइब्रेरी की व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्थाएं ग्राम पंचायत में दी गई हैं। खेल से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए, एक तो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम में है ना, नचनिया लेके आ जाते हैं लोग, ये सबसे बड़ी बात है। आप लोग देखा होगा सफाई में भी डांसर्स बुलाई जाती थी, तो वो सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है जी, बट उसको सांस्कृतिक कार्यक्रम का रूप देके संस्कृति को भी धूमिल की जाती है। तो अब चलिए, अब चल रहा है जो चला ही रहे, कोई बात नहीं, आप भी एंजॉय करिए, क्या ही कर सकते हैं। बाजार, मार्केट ऑफ फेयर्स जो हैं, चिकित्सा, मेडिकल सैनिटेशन हो गया, फैमिली वेलफेयर हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, मैटरनिटी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, ST/SC और वीकर सेक्शंस का डेवलपमेंट करना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी असेट्स। ये टोटल 30 पॉइंट्स हैं दोस्तों, जो आपको अच्छे से पढ़ना है, राइट। ये 30 पॉइंट्स। तो टोटल कितने फंक्शंस दिए गए? 30 फंक्शन, जो कि इन शॉर्ट मैंने आपको दे दिया है, आप लोग को पढ़ना चाहिए इसी तरीके से। अब देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, फिर उसके बाद आपको हम टाटा बाय बाय कर देंगे दोस्तों। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में थोड़ी सी बातें हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। मैं इनका ट्रांसलेशन नहीं कर पाया, लेट हो रहा था, वैसे 15 मिनट लेट ही आता हूं, ट्रांसलेशन करता रहता हूं, क्या करूं। डिफरेंस बिटवीन ग्राम पंचायत एंड ग्राम सभा, आपके उत्तर प्रदेश के मेंस का यह प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, 10% भी नहीं पहुंचा है, देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर है? देखो, जो ग्राम सभा होती है ना दोस्तों, ये वाली, ये परमानेंट बॉडी होती है, रोज रोज नहीं बनती। एक बार ग्राम सभा बना दी, हमेशा के लिए छुट्टी। तो ग्राम सभा आपकी एक परमानेंट स्थायी बॉडी होती है, ठीक है। जबकि यह स्थायी नहीं, यह टेम्पररी बॉडी होती है, जिसको 5 साल के लिए चुना जाता है। हर 5 साल के बाद ये डिसॉल्व हो जाती है, नई पंचायती व्यवस्था, नया पंचायत, नया प्रधान, नया सदस्य चुन के आते हैं। तो ग्राम सभा एक टेम्पररी परमानेंट बॉडी है, ग्राम पंचायत एक टेम्पररी बॉडी है। याद कर लेना, इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार कह रहा हूं मैं आप सभी को, और इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। पहली बात। दूसरी बात को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा हूं, दूसरी बात, ग्राम पंचायत विलेज लेवल पर, ग्रामीण स्तर पर होती है। क्या कह रहा हूं, यह ग्रामीण स्तर पर होता है दोस्तों। कैसे? अ ग्राम पंचायत इज द लो सेल्फ गुड ऑर्गेनाइजेशन। लोकल होगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, यहां सही कर देता हूं। ग्राम पंचायत जो होता है दोस्तों, लोकल सेल्फ और गुड ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, ये लोकल ले लीजिएगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है।
इट रेफर्स टू अ लेजिस्लेटिव बॉडी। ये जो परमानेंट बॉडी है ना ग्राम सभा, ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी होती है कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पर्संस whose names are included in the electoral rolls for the पंचायत। बिल्कुल, ये परमानेंट बॉडी होती है। हाँ, लोकल लिख दिया सर, लोकल्स, बिल्कुल मोहम्मद शोएब। चलिए, इट रेफर्स टू द लेजिस्लेटिव बॉडी, ये परमानेंट बॉडी है, लेजिस्लेटिव बॉडी है, और इनके अंदर जो पर्सन्स होते हैं ना, whose names are included in the electoral roll, इलेक्टोरल रोल के अंदर इनके नाम होते हैं। इलेक्टोरल रोल को पढ़ने के लिए हम आपको रेफर करेंगे सेक्शन नंबर 11 में, आप जरूर जाके पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है अभी के एग्जाम, मेंस एग्जाम के लिए। बिल्कुल, जो आपका इलेक्टोरल रोल है प्रेजेंट मेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इट इज द लोअर टायर ऑफ पंचायती राज, जो ग्राम पंचायत होती है सबसे नीचे लेवल की होती है। इट इज ओनली द लेजिस्लेटिव बॉडी विच असिस्ट टू द ग्राम पंचायत, ये सिर्फ एक बॉडी होती है, इसमें कोई लेवल नहीं होता है, और सिर्फ ये हेल्प किसको करता है, इस ग्राम पंचायत को। तो ग्राम सभा का निर्माण ग्राम पंचायत को हेल्प करने के लिए किया जाता है। ये ओनली अकेली बॉडी होती है, इसमें कोई स्तर नहीं होते हैं। अब ग्राम पंचायत के अंदर जीपी लिख रहा हूं ग्राम पंचायत, और इसको जीएस लिख रहा हूं ग्राम सभा। ग्राम पंचायत के अंदर कौन कौन होते हैं, इट कंसिस्ट वार्ड मेंबर्स और सरपंच। इसके अंदर वार्ड मेंबर और सरपंच होते हैं दोस्तों, और इसके अंदर इट कंसिस्ट एवरी पर्सन वेयर नेम इज रजिस्टर्ड इन द वोटर लिस्ट। जो नेम होता है, जो वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है, उनके नेम यहां पर होते हैं ग्राम सभा के अंदर। तो ग्राम सभा के अंदर पूरा का पूरा गांव ही आ जाता है, जो इलेक्टोरल रोल में होता है। ठीक है, क्या हो गया भाई, प्लीज वेट। प्लीज वेट अ मिनट, देयर इज कुछ इश्यू है दोस्तों, प्लीज वेट। मैं टेक्निकल टीम को बुलाता हूं, थोड़ा सा वेट करिएगा। और कहां से आया ये, चलिए। हाँ, जय हो, जय श्री राम, राधे, मिल गया भाई, वरना ठीक भाई आज मुझे लगा पूरा नहीं करा पाऊंगा। चलिए, इट कंसिस्ट एवरी पर्सन वेयर नेम इज रजिस्टर्ड इन द वोटर लिस्ट। अब बताइए इसके अंदर कितने व्यक्ति होते हैं, गांव के सारे व्यक्तियों को मिलकर, गांव के सारे व्यक्तियों को मिलकर ग्राम सभा का निर्माण होता है। बट ग्राम पंचायत में इलेक्टेड मेंबर्स केवल आते हैं, इसके अंदर कोई इलेक्शन नहीं होता है, मेंबर्स नॉट इलेक्टेड, सारे गांव वाले ग्राम सभा में आते हैं। पड़ोसी को पूछो तुम ग्राम सभा के मेंबर हो, वो भी कहेगा हाँ, उसको और पड़ोसी को तुम ग्राम सभा के मेंबर हो, हाँ, अरे भाई हमारी सभा है ये। यहां पर मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं दोस्तों, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ठीक है, बट यहां पर इलेक्शन नहीं होता है। अब इसके अंदर ग्राम सभा के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुनिएगा। इट टेक्स इनटू अकाउंट द एनुअल बजट ऑडिट रिपोर्ट ऑफ ग्राम पंचायत। मतलब जो ग्राम सभा होती है वो ग्राम पंचायत के जो एनुअल बजट होता है, ऑडिट रिपोर्ट होती है, उसकी देखभाल करता है, उसको ध्यान में रखता है, उसको चेक करता है। द डिसीजंस टेकन बाय ग्राम सभा कैन नॉट बी एनुअल्ड बाय एनी अदर बॉडी। अगर ग्राम सभा ने कोई डिसीजन ले लिया है तो उसको कोई भी बॉडी क्या कर सकती है, खत्म नहीं कर सकती है। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज द एंडिंग ऑफ माय सेशन। आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। एंड आप लोग जाके आज बेयर एक्ट को जरूर ऑब्जर्व करिए, जिसमें मैंने आज आप सभी को सेक्शन 1 से लेकर 1, 2 और 3 आपको पढ़ाया है। फिर उसके बाद डिफरेंस बताया है मैंने आप सभी को, डिस्क्वालिफिकेशंस को अच्छे से बताया, पूरी कॉन्सेप्चुअली मैंने आज आपको लिया है। सो मेरे एफर्ट्स को अगर सही लगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। एंड ऐसे ही क्लासें मैं आपके लिए और लाता रहूंगा, कुछ छोटा छोटा एफर्ट छोटे छोटे टाइम में मैं आप सभी को प्रदान करता रहूंगा। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जुडिशरी प्री के लिए हाइक है दोस्तों, आप सभी को इसमें बताना चाहूंगा। प्राइस इंक्रीजिंग बाय 20% बाय एंड नाउ, सो यू कैन सब्सक्राइब बाय यूजिंग द कोड लिंकिंग। यूपी लोकल लॉ कोर्स विद इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज आपका आ रहा है। 15 डेज का रैपिड रिवीजन पैक है यूपी मेंस एग्जाम के लिए, जिसको भी आप देख सकते हैं। एस छत्तीसगढ़ जुडिशरी मेंस एग्जाम 2023 15 में से 1 मंथ के लिए दोस्तों। लिंकिंग रेगुलर बैच है, जहां मैं अनुपाध्याय आप सभी को मिल रहा हूं, एंड उसको भी आप ले सकते हैं। जीएस का महापैक है, इसे भी आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी आपको पता ही चल गया। तो दिस इज द एंडिंग ऑफ माय साइड। अनूप उपाध्याय के नाम से आप देख सकते हैं, आपको मैं मिल जाऊंगा। लिंकिंग लॉस अनूप सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। लिंकिंग लॉस अनूप सर के नाम से टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको फर्दर इंफॉर्मेशंस मिलती रहे।
कोशिश करूंगा दोस्तों जितने एक्ट खिला सकूं, बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, मैं अकेला हूं, ठीक है। अभी यूपी का अगला, कल आपका लेक्चर रहेगा, उत्तर हिंदू लॉ का अगला लेक्चर रहेगा, उसके लिए रेडी रहिएगा। यस, ग्राम सभा, चलिए क्लास का पीडीएफ, ओके, मैं अभी वेबसाइट पे इसका पीडीएफ डलवा देता हूं, ठीक है। मैं बैक टू बैक जैसे जैसे टाइम मिलेगा एक एक एक्ट को लेके आता रहूंगा दोस्तों। सो आज के लिए इतना ही। आई होप मैं आप सभी को आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा हूं और थोड़ा बहुत मेरी तरफ से कोशिश थी, आपको समझ में आया होगा। सभी को मेरी तरफ से एक बार वापस से जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।